अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे। और जनाब, आज का दिन अहम दिन है। आज के दिन की अहमियत पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले बात करते हैं कि भाई क्या आपकी तैयारियां हो गई? आपने कुर्बानी के जानवर ले लिए, आपने जो है वो शॉपिंग कर ली, इस पे होगी बात। लेकिन अभी सबसे पहले मौसम का हाल जानते हैं। और मौसम का क्या हाल है? भाई मौसम जो है वो अच्छा हो गया है, मुझे जो फील हो रहा है। मैं जब रास्ते में आती जाती हूँ तो चीज़ें पता लग रही होती हैं, तो मेरे मुताबिक मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ है। सुबह के टाइम पर जब मैं आ रही थी तो मौसम बड़ा अच्छा था, थोड़ा गर्मी कम थी, तो हवाएं चल रही थी। लेकिन महकमा मौसमियात क्या कह रहा है, ये आपको मैं बताती हूँ कि महकमा मौसमियात जो है वो क्या बता रहा है। मैं तो जी महकमा मौसमियात जो है उसकी जो पेशगोई है वो ये है कि भाई 31 मई तक जो है मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई की गई है। अच्छा, मुल्क के जो बलाई वस्ती इलाके हैं, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान में बारिश का जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और इससे पहले भी जो पंजाब की बारिशें आपने देखी होंगी जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, और उसमें जो PDM में था उनका ये कहना था कि वहाँ पर जो सोलर सिस्टम लगाए हुए ना, उस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ये फिर अच्छा, मज़ीद मौसम के हवाले से मैं आपको बताती हूँ कि बारिश और तेज़ हवाओं की पेशगोई है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर हिस्सों में मूसलाधार बारिश की भी पेशगोई की हुई है। अच्छा जी, तो ये तो हो गया मौसम का हाल। अब कुछ पढ़ते हैं हम कि हमारे जो गोल्ड के प्राइस हैं वो क्या हैं। तो भाई आपको पता करना होगा कि गोल्ड के क्या प्राइसेस हैं। तो आलमी मार्केट में सोना जो है वो कितना हो गया? $36 सस्ता होकर $3,295 फ़ी औंस तक गिर गया है। एक तोला सोना $3,600 सस्ता हो गया है। फिर एक तोला सोने की कीमत जो है वो $3,37,700 हो गई है। 10 ग्राम सोना जो है वो $3,086 कमी के बाद $2,98,259 का हो गया है। एक तोला चांदी जो है वो क्या हो गई है? ₹60 की कमी के बाद $3,448 पर आ गई है चांदी। अच्छा जी, तो ये तो मैंने आपको चांदी के हवाले से और चांदी के रेट्स बताए। अब चलते हैं जी सेल्स की जानिब। सेल कहाँ कहाँ लगी हुई है? सेल है जी खाड़ी पर 70% ऑफ। इसके अलावा जो है वो लाइमलाइट पर सेल है। कितनी है जी? लाइमलाइट पर 40%, जे डॉट पर है, फिर 40% है। फिर इसके अलावा जो है वो गुल अहमद पर है 70% ऑफ। और अभी कुछ आपको बताते हैं, आपके साथ में शेयर करते हैं कि जी आपने ग्रॉसरी करनी होगी तो चिकन के क्या रेट्स हैं। तो जो चिकन के रेट्स हैं वो हमारी स्क्रीन पर पॉपअप हो जाते हैं। चिकन के रेट हैं 650, बीफ के रेट हैं 1150, मटन जो है वो 200 रुपये है, और अंडे जो हैं वो 260 रुपये जो है वो दर्जन है। अच्छा जी, अब कुछ बात करते हैं आज के दिन की अहमियत के हवाले से कि आज के दिन की जो अहमियत है वो क्या है। अच्छा, आज के दिन की जो अहमियत है, आज आम तातील भी है। और आज का दिन वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बताया था कि हम एटमी क़ुव्वत हैं। 1998 चागी के वो पहाड़, बलूचिस्तान का वो इलाका जहाँ से ये न्यूक्लियर धमाका किया गया, और उसके बाद से लेकर आज तक पड़ोसी मुल्कों या पूरी दुनिया पाकिस्तान की जो एक हैसियत है उसको मानती है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि हम वो इस्लामी ममालिक, पहले इस्लामी ममालिक हैं जिनके पास ये पार है। और दूसरी बात ये कि आज के दिन हमारी यूनिटी शो करने का दिन है, और आज के दिन दुनिया को ये बताने का दिन है कि हम एक हैं। आज के दिन ये बताने का दिन है कि अवाम हो, फ़ौज हो, या इस मुल्क में रहने वाला कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी, उसको आज के दिन पर फ़ख्र है। हम जानते हैं कि जिस तरीके से जो हिस्ट्री में हम जाएं और हिस्ट्री की बात करें, तो जिस तरीके से ये धमाका किया गया, जिस तरीके से दुनिया को बताया गया और दुनिया ने इस तमाम तर सूरत हाल को देखा, और इस तमाम सूरत हाल को देखने के बाद से आज तक दुनिया पाकिस्तान की अहमियत को भी मानती है, और दुनिया ये जानती है कि हम ना तो फ़लस्तीन हैं और ना ही हम कमज़ोर नेशन हैं। तो जी पाकिस्तान को एटमी ताकत बने ओवरऑल 27 बरस मुकम्मल। यौम तकबीर पर आज मुल्क भर में आम तातील है। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के इलाके चागी के मुकाम पर 5 कामयाब एटमी धमाके किए। पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 27 बरस मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान ने आज ही के दिन भारत के 5 एटमी धमाकों का जवाब दिया, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया और दिफा का हक मनवाया। यौम तकबीर पर हर साल 28 मई को ये दिन मनाया जाता है, और ये वो यादगार दिन है जब पाकिस्तान दुनिया के सामने पहली इस्लामी एटमी क़ुव्वत बनकर उभरा, और पाकिस्तान ने बात करके मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। भारत के एटमी धमाकों के जवाब में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के इलाके चागी के मुकाम पर 5 कामयाब एटमी धमाके किए, जिसके बाद इस दिन को यौम तकबीर के नाम से याद रखा जाता है। यौम तकबीर पर आज मुल्क भर में आम तातील होगी, खुसूसी तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी, वतन के रखवालों को सलाम पेश किया जाएगा,
मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद देते हुए अपने पैगाम में कहा है कि मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार और पुरज़्म हैं। पैगाम में कहा गया कि यौम तकबीर 1998 के उस अजीम लम्हे की याद दिलाना है जब पाकिस्तान जौहरी ताकत के तौर पर उभरा। पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटजिक तवाज़ुन बहाल और अपने दिफा के हक़ को मनवाया। पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक सलाहियत कौमी अमानत है जो अवामी उमंगों की अक्कास है। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार और पुरज़्म है। तो जनाब, इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई, आज का दिन इंतहाई अहम है। आज का दिन यूनिटी शो करने का दिन है और आज के दिन के हवाले से जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में डिटेल में आप लोगों को बताया कि आज के दिन की अहमियत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल अलग है। तो आज इस दिन पर बात करने के लिए आज ये एक्ट जो कि 1998 में पाकिस्तान की जानिब से किया गया, ओवरऑल इस सिचुएशन पर बात करने के लिए जो है हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब और हमारे साथ खुर्शीद भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे सर, आप ठीक ठाक हैं? सर, आज के दिन की अहमियत के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज का दिन हर पाकिस्तानी के लिए फ़ख्र का दिन है और एक बड़ा दिन है। आज के दिन पाकिस्तान ने अपनी इंटेग्रिटी शो की। आज के दिन पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि जी देखें, हम भी एटॉमिक पावर हैं। जी सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सब साहब। देखिए, इसमें जो 28 मई को पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके किए, ये इस बात के गमास थे कि इस ख़ित्ते में पाकिस्तान जो है वो खड़ा है इंडिया की हेजबनी के ख़िलाफ़। और ये जो 28 मई के धमाके हुए थे, ये इंडिया के धमाकों की रिटेलिएशन थी और हमने यहाँ अपना जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है उसको बरकरार किया। अपनी नेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है इस दिन की अहमियत को उजागर करना। और वो अहमियत ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब हिरोशिमा और नागासाकी जापान के शहरों पे एटमी धमाके हुए तो उस वक्त कन्वेंशनल वॉर का जो थिएटर है वो चेंज हो गया। सही। और उस चेंज ने पूरी दुनिया को जो है वो एक न्यूक्लियर रेस में मुबतला कर दिया। और उस वक्त जिसके पास एटमी ताकत थी वो दुनिया में एक सुपर पावर के तौर पे उभरा। सही। हमने जो अपना एटमी प्रोग्राम है वो 70 की दहाई से शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो कल्मिनेशन हुआ वो 28 मई को हुआ। देखिए, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि दुनिया के 7 ममालिक में से इसका नाम जो है वो आता है एटमी ताकत के हिसाब से। एटमी ताकत रखने का जो मकसद है वो कभी भी पाकिस्तान के जो एम है वो जहाराना नहीं रहा। हमेशा अपने डिफेंस के लिए उसने किया क्योंकि इंडिया ने वो किया था और हमने बैलेंस बरकरार किया। और बैलेंस बरकरार रखने के लिए मैं ये बताता चलूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि 2 एटमी ताकतों के दरमियान जो जंग है वो तकरीबन किस्सा पारीना हो चुकी है। इसकी वजह से जो है वो जंग का कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हो गया। उसकी वजह ये है कि खुदा न खास्ता 2 एटमी ताकतों के दरमियान जब भी जंग हुई तो उसको जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उन्होंने मैट का कॉइन किया। मैट तो पागल होता है, लेकिन अंग्रेज़ी में इसकी इख्तला ये है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। राइट, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। अगर किसी भी तरह से खुदा न खास्ता 2 एटमी ममालिक के दरमियान जंग छिड़ जाती है और वो कोई भी स्टेट का मुजाहरा ना करते हुए वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है, तो एटमी जंग जो है इस खित्ते में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो है वो दुनिया के लिए नुकसानदेह साबित होगी। सही। अच्छा सर, जिस तरीके से अब जो करंट सिचुएशन है उसमें तो आज के दिन की अहमियत जो है ना वो और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आप देखें हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है वहाँ से जिस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं। अभी कल ही मतलब 2 डेज़ बैक मोदी ने पाकिस्तानी अवाम तक को जो है ना वो धमकी दी। यानी आप देखें कि किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो ये कहते कि जी हम जो है ना सेक्युलर भारत में रहते हैं, वहाँ पर किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किसी और मुल्क की कंट्री के लोगों तक को धमकी दे रहा है कि पाकिस्तान के यूथ के लिए यही है कि वो जी ठीक हो जाएं या ठीक से रहें, वरना मेरी गोली तो है। मतलब आप देखें कि किसी भी
जो अवाम के लिए इसकी कॉन्ट्रडिक्शन, उनका ये जो बयान है अपने ही बयान से कॉन्ट्रडिक्ट करता है उस सूरत हाल में जब उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में तो हमने वो जो वहाँ पर जो टेररिस्ट थी ना जी, सिर्फ उनके वहाँ पर अटैक किया। अब आप देखें कि इनका झूठ खुद मोदी की ज़बानी खुल के बाहर सामने आ गया कि उसने आके इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आके डायरेक्टली पाकिस्तानी अवाम को ही कह दिया कि मेरी गोली तो तुम्हारे लिए। तो आप ये देखें कि ये कितना इनह्यूमन और कितना क्रूरैलिटी से भरा हुआ ये स्टेटमेंट है, और इसके बाद किसी को ज़रूरत ही नहीं है ये बताने की कि भारत का असली चेहरा क्या है। जी बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकता। देखिए 10 मई का जो दिन गुजरा वो पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरफों से लिखा जाएगा। जी मैं हमेशा बात करता हूँ कि 10 मई की जो फतह थी पाकिस्तान ने जो हासिल किया अल्लाह के करम से, वो दुनिया की तारीख में लिखी जाएगी, क्योंकि ये वो फतह है कि जो कि दुनिया की चंद जो विक्ट्रीज हैं उनमें से एक हैं जो कि बिल्कुल एब्सोल्यूट थी। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि जी पूरी दुनिया ने उसका इतराफ़ किया, हत्ता कि दुश्मन भी ये इतराफ़ करने पे मजबूर हो गया कि पाकिस्तान ने 10 मई के ख़ास तौर पे हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो मार्का सर अंजाम दिया उसकी तारीख में मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। सही। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँ, जिस तरह आपने इसका जिक्र किया, पाकिस्तान जो दुनिया है वो पाकिस्तान को अब ये भी इतराफ़ करती है कि पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, क्योंकि वो जो थ्रेशहोल्ड जिसकी मैं आपसे जिक्र कर रहा था वो कभी भी जो है वो जो है क्रॉस हो सकता है और दुनिया जो है इसका शिकार हो सकती है न्यूक्लियर जंग का। लेकिन मोदी सरकार जो कि बीजेपी आरएसएस की ये बेसिकली एक शाख है, और इस वक्त दुनिया ये बावर कर रही है कि इस किस्म की हुकूमत जो पागलपन मोदी जिसका मुजाहरा कर रहा है, तो क्या उसके पास न्यूक्लियर ताकत रखने का हक मौजूद है, क्योंकि ये पागलपन जो है कभी भी किसी वक्त भी, क्योंकि ये खित्ता जो है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। सर आपकी ही इस बात को मैं आगे लेके जाऊंगी कि जिस तरीके से आपने कहा ना कि दुनिया अब इस बात को भी रियलाइज़ करना शुरू कर रही है कि जितना पागल मोदी सरकार है, या जितनी ज़्यादा कहना चाहिए कि वो इतनी ज़्यादा इस मामले में जंगी जुनून में आगे बढ़ चुकी है, तो ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता। आप देखें ना कि टर्की ने जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया, उसके बाद मोदी सरकार जो है अपनी तोपों का रुख टर्की की तरफ भी कर रही है। तो जिस तरह से आपने कहा ना कि भाई ये वाकई में अब दुनिया को इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि भाई वो क्या वाकई हक रखते हैं कि वो न्यूक्लियर पावर जो है वो अपने पास रख सकें, क्योंकि इसका तो सबसे बड़ा इशू ये है ना कि वो तो उनको तो लगता है कि अगर कोई भी उनके ख़िलाफ़ या कोई भी अपने हक के लिए बात करेगा तो वो उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। इंडिया में न सिर्फ हमारे पाकिस्तानी हैं उनके ख़िलाफ़ बातें होती हैं, हमारे सहाफ़ियों के लिए बातें होती हैं। अब तो उनका जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, वो हमारे अवाम तक को जो है वो धमकियां दे रहा है। इसके अलावा उन्होंने अब कोई हद नहीं छोड़ी। अब ये है कि जिन कंट्रीज़ ने पाकिस्तान का साथ दिया है वो उनके साथ भी जो है वो उसी तरीके के मामलात करने जा रहे हैं कि जी आप टर्की से भी ताल्लुकात ख़त्म करें, आप जो है वो बाकी दीगर इस्लामी ममालिक से भी जो है ना वो बाइकआउट करें। ये तो उनकी जहनी हालत है, ये उनकी स्ट्रेटजी है, उनकी ये कहते हैं ना कम्युनिज़म का हाल ये है, मतलब कि वो इतना ज़्यादा आगे निकल चुके हैं इन मामलात। जी देखिए, जब से आप बेहतर समझती हैं तो समझ कि जब से बीजेपी की हुकूमत आई है तो ये आरएसएस का जो मैंडेट है वो लेकर चल रहे हैं, और आरएसएस का मैंडेट इज़ अखंड भारत। अखंड भारत, बिल्कुल। अखंड भारत का मतलब है कि जी ये जो पूरा बरसगीर है जी, ये एक हिंदुस्तान जो है वो होगा, और इसमें सवाए हिंदुओं के लिए और किसी की जगह नहीं होगी। इसी वजह से इसी जहनियत में इनका जो सो कॉल्ड महात्मा गांधी था 1948 में आरएसएस ने ही कत्ल किया, और यही वो जहनियत है जो आज तक जो है वो उस गवर्नमेंट में, क्योंकि बीजेपी शाख है आरएसएस की, वो पाई जाती है। अब आप देखिए कि एक वक्त में जब ये मूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जो ना कहा जो कुछ ना कहा जाए वो कम है, क्योंकि वो अब तो सर इशू ये ना कि इससे पहले तक तो वो खुल के सामने आ नहीं रहे थे। इससे पहले तो वो जो पाकिस्तान के लिए कर रहे थे, पाकिस्तान बताया जा रहा था ना सबको कि भाई देखें ये इनका असली चेहरा ये है। लेकिन जब मोदी सरकार ने डायरेक्टली मजमे में खड़े होकर पाकिस्तान की आवाम को ये कह दिया कि मेरी गोली इनके लिए है, तो सर ये तो खुली धमकी है। तो इसने खुद एतराफ़ कर लिया ना कि मैं तो इनकी आवाम का भी दुश्मन हूँ। इससे पहले तो वो ये बात कर रहे थे ना, नहीं हम तो टारगेट टू टारगेट चल रहे थे, हमने तो ये किया, हमने वो किया। नाउ ही ऑलरेडी डिस्क्लोज इट, मतलब उन्होंने पब्लिकली कह दिया कि मेरी उनकी आवाम के लिए तो मेरी गोली है। तो आप देखें ये कितना इनह्यूमन स्टेटमेंट है। और दूसरी बात ये कि जो पाकिस्तान बताना चाह रहा था वो खुद ही एतराफ़ उन्होंने किया।
जी बिल्कुल हाँ। किया। और देखिए ये उसने हमेशा ये बात होती है कि ऑनर्स अमंग थीफ भी होता है, तो ये जो आपस में दुश्मनियां हैं, ये जंगें हैं, जी। ये भी किसी ऑनर कोड के जरिए होती है। सही। 10 मई से पहले मोदी सरकार ने वो ऑनर कोड तो ख़त्म कर दिया जब उसने बच्चों पर, बूढ़ों पर हमला किया। तो वो उसकी ये वही मोदी है कि जब वो चीफ मिनिस्टर गुजरात था, अपने लोग भी खुद मरवाए और हमारे यहाँ पर भी मासूम लोगों पर हमला किया, और हमने तस्वीर भी दिखाई कि भाई आपने ये वो फूलों के जनाजे जो हमने उठाए। और उसके बाद फिर वो कहते कि जी पाकिस्तान, आपने वो देखा भी होगा कि मोदी सरकार का, मोदी का ये जुमला बड़ा मशहूर हुआ है, पाकिस्तान ने हम पे ही हमला कर दिया। जी बिल्कुल करेंगे, आप हमारे मुल्क में आएंगे, आप हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करेंगे, आप हमारे मुल्क में जो है वो अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करेंगे, तो क्या हम आप पे हमला नहीं करेंगे? क्या हम जवाब नहीं देंगे? ऑब्वियसली वी विल रिटेलिएट। तो सर पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, उसके बाद ये भी परेशानी है कि पाकिस्तान ने जवाब क्यों दिया। ये देखिए डेस्परेशन के अलावा कुछ है नहीं। वही ना कि जो कि बुचर ऑफ गुजरात के तौर पे मशहूर था और जिसके तमाम बड़े ममालिक में वीज़ा जो है उस पर पाबंदी थी, वो आज उनका प्राइम मिनिस्टर है। और वो प्राइम मिनिस्टर इस डेस्परेशन में है कि अब वो खुलेआम इस चीज़ का इजहार कर रहा है कि जी 10 मई को जो पाकिस्तान ने अवाम ने रिजॉल्व दिया, जो सोशल मीडिया पे फाइट हुई इंफॉर्मेशन की, जो आपके हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके सहाफ़ियों ने जो उसका झूठ का पर्दाचाक किया पूरी दुनिया में, वो डेस्परेशन ही शो कर रही थी कि वहाँ तमाम हमारे जो इन्फ्लुएंसर हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको बैन कर दिया गया इंडिया में। अब वहाँ की अपनी आवाज़ें भी उठ रही हैं, वहाँ से जो सेन वॉइसेस हैं कि हुकूमत जब रहेगी तो शायद हिंदुस्तान के बखरे होने से कोई भी नहीं बचा सकता। ऑलरेडी वहाँ खालिस्तान मूवमेंट है, कश्मीर में आप देखें क्या हालात हो रहे हैं, नागा, आसाम, और आपस में वो कितने बटे हुए हैं। तो वो तो इतनी ज़्यादा वहाँ उन्होंने अपने ही मुल्क में जुल्म का बाजार गर्म किया है। जो अकलीतें हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो हिंदू हैं, जो दलित हैं, जो सिख्स हैं, मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, अब शायद अगर ये हुकूमत ज़्यादा देर चली तो इंडिया के हिस्से बखरे होने से उनकी अवाम भी वो नहीं बचा सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। उनकी तो अपनी जो अवाम है, जो इंडियन अवाम है, अभी कल भी मैं इंडियन रिएक्शंस देख रही थी तो उसमें मैं हैरान हो रही थी कि जिस तरीके से मोदी सरकार के ख़िलाफ़ उनकी अवाम उठ के निकल रही है और बातें कर रही है। मुझे लगता है सरकार जो है ना वो बस आखिरी दहानों पर खड़े हुई है। और मोदी, क्योंकि मोदी की सियासत ही मुस्लिम मुखालिफ सियासत है, मोदी की सियासत ही, उसको वोट ही इसलिए मिलते हैं कि वो पाकिस्तान मुखालिफ बात करे, वरना उसकी सियासत में है क्या। इस पर मज़ीद बात करेंगे और आज के दिन की अहमियत के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन शो में यह वक्त एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो 28 मई के दिन के हवाले से, आज की दिन की मुनासबत के हवाले से हम बात करें। मैं महराज भाई ने भी ज्वाइन किया है। मैं खुर्शीद भाई की जानिब जानना चाहूँगी। खुर्शीद भाई, ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरीके से हम आज के दिन के हवाले से बात कर रहे थे, और इन हालात में जबकि मोदी सरकार या भारत जो है वो बहुत ज़्यादा मुतारिक है और बहुत ज़्यादा डेस्परेट है पाकिस्तान के हवाले से कि भाई वो कोई भी फेक इल्ज़ाम दोबारा से लगा दें, कोई भी इस तरह की जो है ना हथकंडा इख्तियार कर लें। उसके अलावा आज के दिन की अहमियत, करंट पॉलिटिकल सिचुएशन जो है इंडिया में जो इस वक्त चल रही है, जो दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उसमें कितनी बढ़ जाती है? देखें, आज सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने हमें एटमी क़ुव्वत बनाया जी, और उन तमाम हीरोज़ को सैल्यूट भी पेश करूँगा, जिसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और हमारे तमाम वो साइंसदान जिन्होंने इस मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया और मुल्क को नाकाबिल तस्खीर जो है वो बनाया। सही 5 हमने एटमी धमाके किए, 27 बरस गुजर चुके हैं और दुश्मन पर जो है वो पल पल जो है वो भारी हैं हम। सही। और इंशाल्लाह आइंदा भी हम दुश्मन पर हमेशा ही भारी रहेंगे, सबक लेके जाते रहेंगे। जिस तरह से इंडिया ने जो मई का महीना है, ये हमारे लिए तो बड़ा काबिल कदर भी है और काबिल तारीफ़ भी है और काबिल तहसीन भी है, क्योंकि इस महीने में हमने फतूहात हासिल की हैं, खा वो 28 मई की सूरत में हो, 6 से 10 मई की सूरत में हो। और फिर जिस तरह से हमारी अफवाज ने इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत की है और बहरिया ने समुद्री हदूद की हिफाजत की है, फ़ज़ाइया ने फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत की है, तो मैं समझता हूँ ये पूरा एक नक्सिस है। इस पूरे चैप्टर को जो है वो खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए। और तमाम वो हीरोज़ देखें, किसी भी मुल्क की जो सालमियत होती है और वो उसकी अफवाज होती है, उसका दिफा होता है जी। और जिस तरह जिक्र किया मेजर साहब ने भी कि जिस तरह हिरोशिमा नागासाकी पर जो एटमी जब बम गिराए गए, तो उसके असरात आज भी वहाँ के नौजवानों में नज़र आते हैं कि कोई गूंगा पैदा होता है, कोई माजूर पैदा होता है,
तो एटमी जो जंग होती है, हाँ। उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। और हम तो ये पहले कैटेगरी के लिए कह चुके हैं कि हम तो अमन पसंद कौम है और हम अमन चाहते हैं। सही। लिहाजा अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो हम उसका कैटेगरी के लिए जवाब भी देंगे। और हमने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर इसका बड़ा ख्याल रखा है और आइनी पहलुओं को भी मद्देनज़र रखते हुए तमाम तकाजे पूरे किए और फिर हमने इंडिया के ऊपर अटैक्स किए। ऐसा नहीं किया कि हमने जो वो जंगी जुनून सवार हुआ, हम कर सकते थे ये क्योंकि हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। पूरी हमारी स्ट्रेटजी थी, सब कुछ किया हमने और तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लेके, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ और दीगर जो भी हमारी स्ट्रेटजी थी उसको हमने ऑन बोर्ड लेके हमने जो है वो अपना दिफा किया है। जबकि इंडिया ने इस तरह का मुजाहरा नहीं किया। उसने सबसे पहले ही ह्यूमैनिटेरियन बेसिस को नुकसान पहुँचाया, हमारे मसाजिद पर हमले किए उसने और इसके अलावा फिर दीगर जो टेररिज्म है वो उसमें इन्वॉल्व है पाकिस्तान के अंदर, खा वो अफ़गानिस्तान के थ्रू आ रहे हों, ईरानी बॉर्डर्स के थ्रू आ रहे हों। फिर अफ़गानिस्तान में कुलभूषण जाधव को हमने पकड़ा, बिल्कुल, तो और उसने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया, इकरार किया कि वो मुलविस है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया की जो रॉ है उसके लिए वो काम करता है। और अभी गुज़िश्ता दिनों जो बलूचिस्तान खुजदार में जो वाक़या हुआ, देखिए मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया। अब देखिए मोदी की जो इस वक्त जो जहनी कैफियत है वो नफ्सियाती कैफियत है और वो अखंड भारत का ख्वाब देख रहा है, लेकिन वो पूरा कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि मुसलमान एक कौम है। और जिस तरह बनियान महसूस में लोग हमारी कौम ने मुजाहरा किया कि एक सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद जो है वो अपनी अफवाज के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह ये अफवाज के साथ खड़ी रहेगी। ठीक, अच्छा, मेराज भाई ने भी ज्वाइन किया है। मेराज भाई, आज के दिन के हवाले से, आज के दिन की मुनासबत से, क्योंकि हर पाकिस्तानी जो है ना, आज अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ उन्होंने स्टेटस लगाए होते हैं। आज के दिन के हवाले से हर पाकिस्तानी बड़ा फील कर रहा है कि आज का दिन जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? आज के दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? हाँ, देखिए, मैं अभी बिल्कुल यही कहूँगा कि शुक्र का मुकाम है, शुक्र अदा करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया। सही। और आज जो है हम इस तरह से खड़े हुए भारत के सामने भी, बिल्कुल, कि हम एटमी कुव्वत हैं, एटमी ताकत हैं। हाँ। देखिए, ये ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए खत्ते में। हाँ। कि कम से कम जो दूसरा मुल्क है या दुश्मन है आपके, दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं, सही, तो वो सबको ये ख्याल रहे कि भाई अगर यहाँ हम जाते हैं या इनके साथ कोई ज़्यादती करते हैं तो हमें मुँह तोड़ जवाब मिलेगा। अच्छा, ये चीज़ मेरे ख्याल में मोदी साहब जो है वो इसको नज़रअंदाज कर गए। सही, वो शायद ये वही बात आ जाती है ना, वो ये समझ रहे थे कि इतना जो है ना सॉलिड रिप्लाई नहीं आ सकता, या पता नहीं पाकिस्तान जो है उसको क्या समझ रहे थे, लेकिन जब उनको रिप्लाई दिया तो अभी उनके दिमाग ठिकाने लग गए। उन्होंने तो यही सोचा, खुर्शीद रहमानी साहब की बात को मैं आगे करूँगा कि बात यह है कि उन्होंने वही अखंड भारत वाला उनका मामला, ठीक है। अच्छा, देखिए, इंतहा पसंद सब कौमों में होते हैं, तमाम मज़ाहिब में होते हैं, तमाम मुल्कों में भी होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो लोग कुछ ज़्यादा हैं, कुछ ज़्यादा इंतहा पसंद है अपने मामलात में। अच्छा, वो हर दफ़ा कोशिश करके भूखी खाते हैं, अच्छा, उसके बाद भी उनके समझ में नहीं आती। अभी और फिर वो अपना सामान भी उठा के लेके जा रहे होते हैं ना, कि सब तोड़ फोड़ और कबाड़ कचरा वो सारी चीजें भी होती हैं, और फिर बाकी जो है भाई यहाँ छोड़ के कचरा भी छोड़ जाते हैं। जब बात हुई थी, हमने याद है आपको वीडियो, जी बिल्कुल, ठीक है, कि जब एक मोटर जो है वो उसकी थी ड्रोन की, हाँ, ठीक है ना, जो तबाह हुआ था, तो हमारे यहाँ तो बच्चा उठा के लेके जा रहा था उसको, वही ना, सही। तो अच्छा, हमारे यहाँ मामला ये है कि उस पूरे फेज में जब लोग खौफ में मुब्तला थे, भारत में भी खौफ होगा, लेकिन हमारे यहाँ हमने ये देखा कि लोग बहुत पुरजोश थे। क्यों? हमारे यहाँ एक जज्बा था, ठीक है ना। देखिए, हमें ये पता है कि अगर हम दुश्मन से लड़ेंगे, ठीक है ना, तो उसके बाद हमें शहादत मिलेगी। अच्छा, हमारे पास तो जाहिर सी बात चॉइस है। अच्छा, उनके पास क्या चॉइस है? उनके पास तो 7 जन्मों वाली चॉइस है, उनके मामला थोड़े से लैंडी है, ठीक है ना। हमें तो ये पता है कि भाई ठीक है, अगर हमें कुछ हो जाएगा और हम कहीं ना कहीं जंग का हिस्सा बनेंगे तो हम भी शहीद होंगे, और शहीद होंगे जारी बात है हमें जन्नत मिलेगी। हमारे पास तो पूरी लालच है भाई, ठीक है। और ये वो वाहिद नेशन है, बात वो ये ना कि जिनको मरने का ही डर नहीं हो, ऐसी कौम से आप क्या लड़ेंगे। वो ये सोचें ना कि जो इतनी बहादुर कौम हो, जो कहती है ठीक है अपने मुल्क के लिए हम जान देने को भी तैयार है, तो उस कौम का जो जज्बा है वो कहाँ होगा। अच्छा, ये सोचना चाहिए मोदी साहब को कि भाई वो बॉलीवुड से बाहर निकले। फिल्मों में जो होता है, जी बिल्कुल, फिक्शन जो दिखाया जाता है या जो भी आपकी स्क्रिप्ट होता है उसके मुताबिक सब चल रहा होता है, तो भाई ये स्क्रिप्ट नहीं है। और इसका इनको अंदाजा हुआ जो कुछ अभी कुछ दिनों जो उन्होंने फेक रिपोर्टिंग की और सारा कुछ उसके बाद मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा किया, पूरी दुनिया में ऐसा उन्होंने जो है
तहलका मचाने की कोशिश की कि बिल्कुल सब कुछ बर्बाद हो गया है। हाँ। लेकिन वहीं जाहिर सी बात है, देखें ज़रा ब्लॉग हैं। हाँ। और ठीक है, वो जो छोटे चैनल्स थे उनके तो उन्होंने ये चीज़ें की, लेकिन उनके बड़े चैनल्स ने भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैसअप किया है। जो इंटरनेशनल मीडिया था उसने हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। हाँ बिल्कुल। देखिए अब बात ये तो अल्लाह की तरफ से है मामला, ठीक है ना, अल्लाह की मदद थी हमारे साथ। हाँ। तो उनको मतलब हमें तो जवाब देने की बाद में जरूरत पड़ती है जब इंटरनेशनल मीडिया ने उनको काउंटर किया। उन्होंने बोला भाई कराची की बात कर रहे हैं, लाहौर में समंदर दिखा रहे, कैसे हो सकता है, बिल्कुल ठीक है ना। तो आपको जब पूरी मालूमात ही नहीं है तो आप इस तरह से प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो मैं एज ए क्राइम रिपोर्टर फील करता हूँ, क्योंकि कराची जो है ना वो पूरे मुल्क से एक अलग जगह है, ठीक है ना। 24 साल हो गए मुझे क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए। यहाँ पर जो इंटेलिजेंस का निज़ाम है ना उसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए गुर्बत, महंगाई, बहुत सारे मसाइल हैं हमारे साथ, ठीक है ना। तो उसके साथ साथ फिर स्लीपर सेल्स जो होते हैं ना वो मुतारिक किए जाते हैं हमेशा, जो होता है हमारे भी होंगे, उनके भी होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ज़्यादा हैं। अच्छा, हाँ, सिंध की बात कर लें, बलूचिस्तान की बात कर लें, तो हमें अंदाज़ा होता रहता है कि भाई हमारे यहाँ स्लीपर सेल्स बहुत ज़्यादा हैं। और वो क्यों होंगे, जाहिर सी बात है लालच इसकी बुनियाद होगी। तो हमारी मेरा ये ख्याल है कि हमें इंटेलिजेंस के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और जो स्लीपर सेल्स जो दुश्मन मुल्क की जो एजेंसीज़ हैं उनके लिए यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं, और जो हमारे और आपके दरमियान होते हैं और हमारे साथ खाना भी खाते हैं, हमारे साथ वर्किंग भी कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता। तो उस पर ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं वो बाहर से आके हमें कोई नहीं पहुंचा सकता। चलिए जी, बिल्कुल इसके ऊपर मजीद भी बात करते हैं। बहुत अच्छी बात की महराज भाई ने स्लीपर सेल्स के हवाले से। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। तो आज है 28 मई और आज के दिन हमारी यूनिटी शो करने का दिन है, पार शो करने का दिन है और पूरी दुनिया को बताने का दिन है कि पाकिस्तान जो है उसके पास क्या कुछ है और अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हमारे पास हैं। सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से ब्रेक से पहले महराज भाई ये डिस्कशन कर रहे थे कि ये जो स्लीपर सेल्स होते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान ये पहुँचाते हैं क्योंकि हमारे आपके दरमियान होते हैं, हमारे साथ खाना भी खा रहे होते हैं, या ये किस तरह से लोगों के साथ में अटैच होते हैं या फैमिलीज़ के साथ में ये अटैच होते हैं, किन फैमिलीज़ को ये कैरी कर रहे होते हैं, किन लोगों को ये चला रहे होते हैं, क्या माइंडसेट होता है, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है क्योंकि वो किसी को पता नहीं होता, वो इतना हिडन चीज़ होती है। इसके ऊपर क्रैकडाउन करने की कितनी ज़रूरत है? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं साहब है कि ये जो स्लीपर सेल्स का कॉन्सेप्ट है जो हमारे अंदर हाइब्रिड दुश्मन है वो रह रहा है जी, वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जितने आपके टेररिज्म के वाक़यात हुए हैं, जो सरहदी दरअंदाजी है वो तो बहुत कम है। सही, अंदर से ही जो है लोग जो है बैठे हैं और वहीं उन्होंने ये दहशतगर्दी जो है वो की है। लेकिन देखिए, मैं इससे थोड़ा सा आगे ज़रूर जाता हूँ। वो ये है कि जब आवाम इस चीज़ पे डट जाती है कि हमने टेररिज्म का मुकाबला करना है, तो वो जो मालिक मकान जो किराएदार रख रहा है उसको ड्यू डिलिजेंस वेरिफिकेशन करनी चाहिए। राइट। या जो आपके मोहल्ले में कोई अनयूजुअल एक्टिविटी है उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। हमारे देखिए ये जो इंटेलिजेंस इदारे हैं ये तो 24 घंटे बरसर पैकार हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। इसी वजह से महीने में हज़ारों ऑपरेशन होते हैं, जिसका आपने सुना होगा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, IBOs। ये वही चीज़ हो रहे हैं जो मीडिया पे आता है। वो ऑपरेशन आते हैं कि जो के पाए तकमील तक पहुंच गए, राइट, जिनको हमारे इंटेलिजेंस इदारे प्रीएम्प्टिव एक्शन लेते हैं वो तो हज़ारों की तादाद में है और वो दिन रात हो रहे हैं, चाहे वो कराची हो, चाहे वो पेशावर हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो। सही। देखिए, लेकिन वही बात है, इंटेलिजेंस इदारों को सपोर्ट करने के लिए आवाम की सपोर्ट, हिमायत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इस वक्त का तकाजा है वो ये है कि हर पाकिस्तानी एक सिपाही अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने इलाके में, अपने अपने शोबे में वो पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा जहर उगला जा रहा है वो उसको डट के मुकाबला कर रहा है। और ये चीज़ जिस तरह आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसका भरपूर जो है वो जवाब दिया। इसीलिए
मैं हमेशा कहता हूँ कि जी देखें, हमारी जो सरहदी जो सरहदें हैं, हमारी जो ज़मीनी, उनकी हिफाजत का ज़िम्मा तो अफ़वाज पाकिस्तान ने लिया हुआ है और उसको बहुत ही एहसन तरीके से निभा रहे हैं। जी जी। लेकिन जो हमारी नज़ाराती सरहदें हैं, उसका ज़िम्मा कौन है? उसके ज़िम्मे आप जैसे सहाफ़ी हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया है, इन्फ्लुएंसर्स हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को मैं यकीन करने में बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि 10 मई के बाद जो इकाई की सूरत में पाकिस्तानी उभर के आए, जो यूनिफिकेशन का मुजाहरा किया, उसकी मिसाल भी पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं मिलती। और सर, ये जो करंट सिचुएशन हुई है ना, बहुत सारे लोग अगर गलतफहमी का शिकार थे, बहुत सारे लोग अगर ये सोच रहे थे कि जी पाकिस्तान के अवाम जो है वो अपने फ़ौज से जो है वो प्यार नहीं करते, मुल्क से प्यार नहीं करते, तो वो जज्बा ईमानी जो है, अब आपने देख लिया कि पाकिस्तान के अवाम के दिल अपने फ़ौज के साथ धड़कते हैं और पाकिस्तान के जो अवाम है उनको अपने मुल्क से और अपनी अवाम से, आपस में एक दूसरे से अपनी यूनिटी कितनी अजीज़ है। जिस तरीके से सर मिल के मुकाबला किया है सोशल मीडिया पर, या फिर जिस तरीके से मिल के जवाबात दिए गए हैं पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से, और एक एक उनकी खबर को जिस तरह काउंटर करके फ़िल्टर किया, और अवाम ने जज्बे से, जिस जज्बे से नारे लगाए, और अवाम ने जिस जज्बे से ये कहा है ना कि जी ठीक है, मोदी सरकार जो करना चाहता है कर ले, आपने जो करना है कर ले, पाकिस्तानी अवाम अपने फ़ौज के साथ हैं। और वहीं पर जो सर मोदी के जो जिस तरीके से भी हम बात करें ना कि हमारे मुल्क में बहुत सारे स्लीपर सेल भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द आसपास होते हैं, ब्लैक शीप्स होते हैं जो हमें पता नहीं होते। सर ये जो वाक़या हुआ है 10 मई वाला, इसके बाद से अब मोदी सरकार के जो स्लीपर सेल है वो भी परेशान है कि जी हमने किस कौम को जो है ना वो ललकार दिया और किस कौम के अंदर हम कूट डालने की कोशिश कर रहे थे। ये तो वो कौम है जो वक्त पड़ने पे बिल्कुल सीसा पिलाई दीवार बन गई, एक हो गई, इतनी यूनिटी। जी बिल्कुल, उसमें तो जो मुजाहरा हमारी कौम ने अफ़वाज पाकिस्तान के साथ मिलकर किया, हाँ। उसकी तो मिसालें मीडिया पे आ रही हैं कि जी जंग के बादल हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, हाँ। और हमारी आवाम जो है वो भंगड़े डाल रही है, सड़कों पे आई हुई है, कोई दुकानें बंद नहीं हैं, कोई हड़तालें नहीं हैं, कोई छुप के नहीं बैठा। ये इस बात की गमाज़ है कि हमारी आवाम का जो एतमाद है हमारे अफ़वाज पाकिस्तान पर, वो इस हद तक है कि वो इस हद तक श्योर हैं, हाँ। कि सरहद से कभी भी दुश्मन की अफ़वाज जो है वो क्रॉस नहीं कर सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अफ़वाज पाकिस्तान ने 10 मई को ये प्रूव किया, और हमारी आवाम ने जिस तरह उनको सपोर्ट किया कि देखिए अफ़वाज की जो ताकत है, हाँ। वो आवाम से। सर इनफैक्ट ये भी हुआ कि लोग वाघा बॉर्डर पहुंचे, हमारे बहुत सारे ऐसे एक्टर भी थे, क्रिकेटर्स भी थे, और कामरान टिसौरी साहब को भी आपने देखा होगा, पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, अवाम हो, आम अवाम हो, इनफैक्ट छोटा सा अगर बच्चा भी था ना तो उसको ये था कि बस मैं बाहर जाऊं और मैं देखूं मैं किस तरह अपने मुल्क के काम आ सकता हूं। तो ये वो कौम है, ये वो नेशन है जिसको अगर आपने चेक किया है ना तो आपकी चेकिंग का जवाब ये मिला है कि आपको मुंह तोड़ जवाब मिला है। और इस मसले के बाद, इस इशू के बाद उन तमाम लोगों को भी समझ में आ गई होगी कि आप जिस मुल्क के अंदर जो है वो तमाम तर दहशतगर्दी फैलाते हैं, जिस मुल्क के अवाम को आप जो है वो टुकड़ों में बांटने की कोशिश करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये अवाम एक साथ है। जैसे ही अगर मोदी सरकार की जानिब से या भारत की जानिब से कोई भी इस तरह की बात की जाती है ना, सब एक हो जाते हैं, चाहे उनका ताल्लुक कहीं से भी हो, आपस में उनके कितने भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन इस मसले के ऊपर सब एक हो जाते हैं, सब यूनाइटेड होते हैं। और अभी जो मोदी सरकार ने जिस तरीके से बात की है, पाकिस्तान के अवाम को टारगेट किया है, उसके बाद सर अवाम का तो अलग ही रिएक्शन है। अवाम तो कहते हैं ठीक है जी, अगर इसने हमको डायरेक्ट टपका है तो ये डायरेक्टली हम इसका जवाब दे देते हैं, हम काफ़ी हैं। मतलब पाकिस्तान के अवाम काफ़ी हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अफवाज काफ़ी हैं पाकिस्तान के लिए। जी सर। जी देखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ, हाँ। कि अफवाज पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात, पाकिस्तान का बच्चा हाँ। जो है वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार है दुश्मन के खिलाफ। सही। और वो जो जज्बा है, जब खुजदार का अटैक हुआ, जी बिल्कुल, तो एक वालिद ने अपनी 2 बच्चियों के जनाजे उठाए जी, और उसका जो गुफ्तगू थी, आप वो सोचें तो इंसान उस जज्बे से नहीं लड़ सकता। वही ना कि आप जज्बे से नहीं लड़ सकते हैं, हाँ। आप फिजिकल लड़ सकते हैं, लेकिन वो जज्बा कहाँ से लाएगा दुश्मन, कि जो कि इस तरह के वालिदैन में है, हाँ। कि जो अपने बच्चों की कुर्बानी देकर भी अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं।
सही। तो ये पाकिस्तानी कौम को जो रिजॉल्व है ना, ये मैं समझता हूँ कि मोदी ने एक हमें चांस दिया दोबारा इकट्ठे होने के लिए और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। सही। और मैं समझता हूँ कि ये रिजॉल्व जो है आइंदा कायम रहना चाहिए। इस किस्म के जो हथकंडे, जिस तरह मोदी बात कर रहा है कि जी जवान आ जाएं, ये आ जाएं, इनका काउंटर बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ अब आवाम को इस चीज़ का इदराक हो गया है कि हमारे अंदर ही जो लोग कुछ थे कि जो कि मज़मूम इरादों के तौर पे प्रोपेगेंडा कर रहे थे और कहीं ना कहीं अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दौरान कोई दरार डालने की कोशिश कर रहे थे, उनका भी जो प्लान है वो मलिया मेट हो गया है। और अब अवाम और अफवाज पाकिस्तान एक हैं। बिल्कुल। अगर अवाम को लड़कारेंगे तो अफवाज पाकिस्तान जवाब देगी, और अगर अफवाज पाकिस्तान को लड़कारेंगे तो अवाम जवाब देगी। इसमें थोड़ा सा मैं और आगे जाता हूँ कि अवाम में, हमारी अवाम में हिंदू भी है, बिल्कुल, सब भी है, शामिल है, सिख भी है, और वो सब एज पाकिस्तानी होकर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ अपना उनके साथ, उनके पीछे खड़े हुए हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान की दुश्मनी का है, इसमें हिंदू की कोई बातचीत नहीं है। वो पाकिस्तान में ये दरार डालने की भी कोशिश कर रहा है कि जी यहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके हकूक सल्ब कर लिए गए हैं। लेकिन आप देखिए कि किस किस्म का, जब ये 10 मई का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें फतह नसीब की, तो चाहे वो सिख हो चाहे वो हिंदू हो, अपनी अपनी इबादत गाहों में उन्होंने शुक्राने की इबादतें की हैं। और जिस तरीके से वो पाकिस्तानी परचम लेकर सड़कों पर आए हैं, उसकी मिसाल भी नहीं मिलती। सर, आज का दिन कितनी अहमियत का हामिल है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि आज के दिन, आप जिस तरीके से हम बात करें ना कि आज के दिन हमने अपनी पार शो की है, आज का दिन यूनिटी का दिन है, तो थोड़ा सा बताएं कि ग्लोबली जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ता है और दुनिया जो है वो किस तरीके से देख रही होती है। और स्पेशली इस वाक़े के बाद जो पाकिस्तान और भारत का ये जो एक जंग हुई जिसमें भारत की जानिब से हर्जा सराई की गई, तो आज का दिन कितना इम्पैक्टफुल है? जी, इसमें 28 मई का जो दिन है, इसको यौम तकबीर के तौर पे मनाया जाता है। और पाकिस्तान, जिस तरह मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि पाकिस्तान जो है वो एटमी क़ुव्वत बन के उभरा, और दुनिया के चंद 7 ममालिक हैं जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम भी आता है। 10 मई के वाक़े के बाद अगर यौम तकबीर को आप साथ मिलाएं, क्योंकि ये मई का महीना हमारे लिए बहुत ही जो है वो लकी साबित होता है, तो उसका पाकिस्तान ने ये दुनिया को एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है जो कि कभी भी नहीं था पहले, कि न्यूक्लियर ताकत रखते हुए हम जिस स्ट्रेन का मुजाहरा करते हुए विक्ट्री हासिल कर सकते हैं, तो शायद हमें न्यूक्लियर पावर होने का हमने हक अदा किया है। और जो हिंदुस्तान है, जिस तरह मैं आपसे पहले अर्ज कर रहा था, जिस किस्म की हिजान एजेंसी उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी मीडिया की तरफ से आ रही है, और जिस किस्म का जहनी कोफ्त का और डेस्परेशन का जो मोदी है वो मुजाहरा कर रहा है, तो दुनिया को अब इसका नोटिस लेना पड़ेगा, IAEA UNA की, कि जी ये जो एटमी ताकत हिंदुस्तान के पास है, क्या वो इस जिम्मेदारी का मुतमिल होगा फ्यूचर में, कि कहीं ना कहीं उस डेस्परेशन में वो अपनी न्यूक्लियर एसेट्स को इस्तेमाल ना करें। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी बाहरा ये चीज़ें हो चुकी हैं कि जी वहाँ के जो अफवाज हैं हिंदुस्तान की, वो खुदकुशियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। बिल्कुल। उनकी जो ट्रेनिंग्स हैं, आपस में ही हेलीकॉप्टर टकरा के गिर जाते हैं, मिसाइल फायर होता है और उनको पता भी नहीं चलता मिसाइल किधर गया, और घूमता घामता वो पाकिस्तान में आके गिरता है, और वो माफिया तलाफियाँ करते हैं। IAEA ने बाहरा ये रिपोर्ट मंजर आम पे लेकर आए हैं कि वहाँ यूरेनियम की, न्यूक्लियर वेस्ट की किस किस्म की स्मगलिंग हो रही है। जी। तो ये जो इस वक्त हुकूमत है हिंदुस्तान, ये अब ये भी दुनिया के सामने इसके जो इरादे हैं या जिसके अंदर जो फॉल्ट लाइन्स आ गई हैं एज ए न्यूक्लियर स्टेट, वो दुनिया भी इस वक्त जो है तशवीश का शिकार है कि क्या ये जो इस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत है, ये आलमी अमन के लिए कहीं ना खतरनाक साबित हो। लेकिन देखिए, पाकिस्तान में थोड़ा सा ये जो आप लोगों ने हमेशा, हमने बात की, आप लोगों ने सुना भी होगा, 5th जनरेशन वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट है, हाइब्रिड वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट था क्या, जिसकी अमली मिसाल 10 मई को हुई। कन्वेंशनल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा, डिप्लोमेटिक वॉरफेयर,
IT वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर, ये सब मिला के जब भी मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि ये विक्ट्री इज एब्सोल्यूट विक्ट्री। हमने हर मास पर आप जैसे सहाफ़ी ने, इन जैसे हमारे सहाफ़ियों ने जो अपने अपने हिस्से की इस फतह में अपना हिस्सा डाला है, उसकी मिसाल भी कहीं नहीं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। चलें सर, ऐसे ही पाकिस्तान जो है वो शाद आबाद रहे, और बात तो ये होती है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को जो है वो तरक्की दे, कामयाबी दे, और हमारे मुल्क पे जो ये मोदी सरकार का साया है ना, हमें इससे बचाए। बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई हमारे शो पर आए, बहुत शुक्रिया सर हमारे शो पर आए, मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब और मेराज भाई हमारे शो पर आए। अच्छा जी, शो में यहाँ पर वक्त हुआ है हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर एक और टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, अब हम बात करेंगे जिस टॉपिक पर, वो टॉपिक जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है। अच्छा, ये चीज़ें जो हम आपके साथ में शेयर कर रहे होते हैं ना, ये हमारे इर्द गिर्द आसपास होती हैं, लेकिन हम बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों की तरफ जा रहे होते हैं और हम पता नहीं क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप जो है ये महंगी प्रोडक्ट्स ना ख़रीदें। आई एम सेइंग कि आप वो चीज़ें करें जिसमें आप कंफर्टेबल भी हों और आपको डबल फ़ायदा हो। तो आज हम बात करते हैं नारियल के पानी के हवाले से, यानी कोकोनट वाटर के हवाले से, कि ये कितना बेनिफिशियल है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसके ऐसे कितने हैरानकुन फ़ायदे हैं जो आपको और मुझे अभी तक नहीं पता। तो ये सारे फ़ायदे जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ सैयद यूसुफ अली साहब, जो कि हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो शेफ़्स होते हैं ना जितने भी, उनको हर चीज़ के बारे में पता होता है कि उसकी क्या अफादियत है, उसकी क्या अहमियत है, उसके खाने से क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि नारियल का पानी जो है उसकी क्या तासीर है, उसके क्या फ़ायदे हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो नारियल वाटर है उसका सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि वो ब्लड प्रेशर में कमी लाता है। सेकंड ये है कि शुगर का आजकल काफ़ी ज़्यादा एक वो हुआ है कि हर किसी को शुगर ही है, तो शुगर वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। एंड थर्ड ये है कि प्रेग्नेंट वुमेंस जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा रखता है वो। और उसके अलावा इसमें जो है ना, आप ये समझ लें कि जो आपने अक्सर चाइनीज़ को देखा होगा कि वो दिखने में सारे एक जैसे ही लग रहे होते हैं, उनकी एज बाय फेस ना मतलब कि वाज़ेह नहीं हो रही होती कि ये इतने साल का होगा, इतने साल का होगा। उनका एक्चुअली ये होता है कि वो ट्रेडिशनली ना इसको यूज़ कर रहे होते हैं, उनकी रिवायत है कि इसको यूज़ करना। तो और वहाँ पर पाया भी बहुत ज़्यादा जाता है, तो वो उसी को जो है ना यूज़ कर रहे होते हैं पीने में, खाने में। एंड उसके अलावा स्किन के लिए बहुत अच्छा ही है। अभी इस वक्त जो गर्मी चल रही है हमारे स्पेशली कराची में, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मुफीद है कि अगर आप ये यूज़ करें तो आपको कम से कम डिहाइड्रेशन नहीं होगी, क्योंकि मोस्टली यहाँ तो एक्सपेंसिव है काफ़ी है। तो आप ये है कि एक दिन छोड़ के एक दिन भी यूज़ कर सकते हैं अगर रूटीन ना हो। और उसके अलावा इसको यूटिलाइज़ करने का तरीका ये है कि अगर आप, क्योंकि रोज़ भी सिर्फ जस्ट पानी पी के ना एक वो नहीं आ रहा होता इंसान को टेस्ट के, जस्ट पानी पीना है, राइट। तो उसकी आप चाहें तो एक ड्रिंक बना लें। ड्रिंक लाइक उसका स्लश बन सकता है, स्मूदी तो नहीं बन सकती, स्लश आप बना सकते हैं। और स्लश में ये है कि आप उसको नॉर्मली सोडा वाटर के साथ भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा तो 2 ग्लासेस में आ सकता है वो एटलीस्ट। सही। तो और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नारियल के पानी के जो है फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। और मैं जो है ना इस हवाले से बात करना चाहूँगी कि जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। स्किन के लिए क्या क्या फ़ायदे देता है? स्किन के लिए बेसिकली अभी जिस तरह लास्ट टाइम मैंने बताया कि जो चाइनीज़ होते हैं, अगर आपने देखा होगा उनको, तो वो दिखने में एक जैसे लग रहे होते हैं। लाइक कि अगर वो 25 के तो दिखने में वो और छोटे लग रहे हैं, कोई 45 का तो वो दिखने में 35 का लग रहा होगा। तो उसमें स्किन पे जो आपकी झुर्रियाँ आ रही होती हैं ना, कि लेट सपोज अगर आपके झुर्रियाँ आने का स्टार्ट होता है टाइम 40 से 45 साल की एक एज होती है, तो उसमें आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती है। तो ये इसका ये बेनिफिट है कि अगर यूजुअली आप इसको इनटेक करते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि अगर आप 45 तक पहुँचते हैं तो आपको एटलीस्ट लग नहीं रहा होता चेहरे पर, अगर आप इसको पी रहे होते हैं। हाँ, इसकी ये सबसे अच्छा, यानी कि ये जो नारियल का पानी है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। वहीं ये बताएं कि हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है नारियल का पानी? देखें, हेल्थ के लिए तो सबसे पहले तो यही है कि शुगर वालों के लिए बहुत बेस्ट है और डिहाइड्रेशन नहीं होती अगर आप इसको पी लेते हैं। एक दफ़ा लाजमी पिए दिन में, क्योंकि जो अब गर्मी चल रही है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है ये। और इसके अलावा जो है शुगर वालों के अलावा ब्लड प्रेशर भी काफ़ी कंट्रोल में रखता है ये। और सेकंड ये है कि देखें इसके अंदर जो विटामिन्स हैं, जो इसका न्यूट्रिएंट है, वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक्सेस है। मींस के उसमें ये होता है कि
अगर आप नॉर्मल पानी पीते हैं और इसको पी लेते हैं तो इसके न्यूट्रिएंट थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, और उसके अलावा जो है ना हेल्थ आपकी काफ़ी इंप्रूव करता है, स्पेशली स्किन डिजीज़ जिसके हुए ना, अगर वो ये यूज़ करें तो थोड़ा सा लगा भी लें, जिस तरह हम लोग घर के गुलाब वगैरह लगा रहे होते हैं, इस तरह से इसका एक बना के लगा लें वो। और सबसे अच्छी चीज़ ये जो इसके अंदर से एक मलाई निकलती है, उसकी मोस्टली क्या होता है लोग क्रीम बना लेते हैं। सही। अक्सर मैंने ये उनको देखा है, जो ब्यूटिशियंस होते हैं उनको देखा है, उसकी क्रीम वो मिक्सचर बना के तो उसका पेस्ट बना के मास्क लगा रहे होते हैं, वो लगा रहे होते हैं लोगों के अपने, तो उससे भी काफ़ी जो है ना स्किन पे इफेक्ट आता है, उससे भी काफ़ी इफेक्ट आता है। नारियल के पानी कौन कौन सी जो है वो डिशेस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्मूदी आपने कहा कि, और बाकी कहाँ किस चीज़ में जो है वो नारियल के पानी को इस्तेमाल देखें, बेसिकली नारियल का पानी जो मोस्टली यूज़ होता है वो मेन कोर्सेज में यूज़ हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इसका जो इस वक्त गर्मी जो चल रही है, अगर आप उसकी ड्रिंक्स ज़्यादा बना ले तो वो बेस्ट है। तो इन ड्रिंक्स के अंदर वो स्लैशेस में काम आ जाता है, सोडा वाटर में काम आ जाता है बनाने में। अब इट्स अप टू यू कि आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। अगर आप उसको रोज़ाना इसी तरह पियेंगे तो आपको सेम टेस्ट आएगा। तो जिस तरह हम शिकंज भी ये नींबू पानी के बनाते हैं, इस तरह भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक हम मार्गरीटा बना रहे होते हैं तो हम नॉर्मल वाटर यूज़ कर रहे होते हैं, या सोडा वाटर उसकी जगह में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 2-3 तरीकों में यूटिलाइज हो सकता है, 2-3 तरीकों से यूटिलाइज हो सकता है। और मुझे भी जो है इसकी सडन जो है वो नारियल के पानी के हवाले से एक बड़ी अच्छी जो है वो टिप याद आई, और आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं घर में, आपके लिए बड़ा फ़ायदा है। आप नारियल के पानी के जो आइस क्यूब्स होते हैं ना, वो भी बना सकते हैं। और वो आप किस तरह से बना सकते हैं कि आपने, जाहिर सी बात है, इतनी ज़्यादा तादाद में तो आप नारियल नहीं लेकर आएंगे क्योंकि उसका पानी जो होता है वो कम होता है। तो आपने ये करना है कि 2 नारियल ले लिए, और आपने नारियल के पानी जो है उसको आपने रखा, और उसके अंदर आपने जो आपका अपना नेचुरल वाटर है वो आपने थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया। और अगर आप उसके अंदर मज़ीद टेस्ट देना चाहते हैं तो आप कोई जो शरबत है या फिर जो भी जूस आप रखते हैं घर में, वो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं ताकि उसका कलर भी चेंज हो जाए और वो थोड़ा प्रेजेंटेबल भी लगे। तो नारियल का पानी आपने लेना है और सादा पानी लेना है, और इसके अलावा उसकी प्रेजेंटेशन के लिए कोई और जूस का कलर आपने उसमें डालना है। उसके बाद आपने उसको जो क्यूब्स बॉक्स होता है उसके अंदर रखना है, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने वो जो आइस क्यूब्स हैं उसके लिए उसको फ्रीज़र कर देना है। तो जब आप कोई ड्रिंक बनाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे होते हैं, कोई जूस ले रहे होते हैं, कोई एनर्जी ड्रिंक ले रहे होते हैं, तो आपने नारियल के पानी का आइस क्यूब लेकर उस ड्रिंक के अंदर रखना है, और फिर उसके बाद आपने उसको पीना है। उससे ये होगा कि वो आपकी एनर्जी के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है कि वो आपकी स्किन के ऊपर चमक लेकर आएगा। और फिर इसके अलावा जिस तरीके से आपका शुगर है या ब्लड प्रेशर है या आपके इंटरनल जो भी स्ट्रेस है, यानी जो आपका स्ट्रेस है, उसको भी दूर करेगा। तो नारियल के पानी का आइस क्यूब जो है वो भी आप बना सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल थिंग। अच्छा, हमारे साथ शेफ़ मौजूद हैं तो मैं इनसे मज़ीद पूछूंगी कि ये बताइएगा कि ये जो नारियल का पानी है, ये बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में बात करते हैं कि ये बालों के लिए भी बड़ा मुफीद है, यानी कि बालों के लिए भी, आपकी जो हेयर ग्रोथ है, यानी आपका जो हेयर है उसकी मजबूती के लिए भी बड़ा अच्छा है। ये वाकई ठीक बात है? देखें, एक्चुअली मोस्टली लोगों को मैंने जो है ना अनियन वाटर भी यूज़ करते हुए देखा, हाँ, बिल्कुल, प्याज का पानी, हाँ। तो सेकंड उस पर ये आ सकता है, इसको सेकंड ऑप्शन में हम रख सकते हैं, हाँ, मोस्टली हेयर्स के लिए। सही। मोस्टली तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि देखें, देखा जाए तो जब हेयर जिस उससे आ रहे हैं तो वो भी एक स्किन की जगह ही है हमारी, हाँ, तो लाइक अगर उसकी ग्रोथ के लिए भी अगर लोग यूज़ कर रहे होते हैं, मोस्टली इसका ऑयल बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट है उसका, ठीक है, अगर फ्रेश हो तो, जिसमें किसी किस्म की मिलावट ना हो, फ्रेश हो, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि ये जो होता है ना कोकोनट वाटर या ये जो आप देख रहे होते हैं, ये एक तो सर क्योंकि इशू ये होता है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं कि बहुत कॉमन होती हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे लोग इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन कहना चाहिए ना मेजॉरिटी नारियल का पानी नहीं पीती है। मेजॉरिटी जो है वो डेफिनेटली वो इन चीज़ों के ऊपर होती है कि जी उन्होंने गन्ने का जूस पी लिया या उन्होंने कोई और फ्रेश जूस पी लिया, जबकि फ्रेश जूसेस के हवाले से तो हम कई दफ़ा बता चुके हैं कि जो आपका जो पैकेट या प्रोसेस जूस होता है वो इतना बेनिफिशियल नहीं होता। तो लोग जो हैं जानते हैं इसकी अहमियत के बारे में भी, लेकिन जितना कुछ आज हमें सर से पता लग रहा है, तो ऑब्वियसली हमें बहुत सारी चीज़ें पता लग रही हैं, इसके हैरानकुन फ़ायदे हमें पता लग रहे हैं, लेकिन लोग जो है बहुत ज़्यादा तादाद में, मेजॉरिटी जो है वो आपको हर घर में जूसेस तो मिलेंगे, हर घर में आपको जो है इस तरह की प्रोडक्ट्स मिलेंगी, आपको बनाना रखे हुए मिलेंगे, आपको जो है वो मैंगोज़ मिलेंगे कि जी हमने मिल्क शेक बनाना है या फिर हमने जो है वो बनाना शेक बनाना है, लेकिन आपको नारियल का पानी जो है वो घरों में कम मिलता है। तो
वही अपने अपने घरों में नारियल का पानी लेकर आएं, क्योंकि नारियल के पानी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए भी बड़ा ज़रूरी है। मज़ीद आप बता रहे थे कि ब्लड प्रेशर और शुगर और कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जिसके लिए ये बहुत बेहतरीन है? शुगर के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। ब्लड प्रेशर, ऑब्वियसली जब ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल में रहेगा तो हमारा मेंटल खुद ब खुद ही काम करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और स्पेशली देखा जाए तो गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना आपको कंट्रोल रखना पड़ता है। सही। अच्छा, इसके लिए एक हमारे वर्क प्लेस पर मौजूद होता है, जब हम ऑर्डर्स वगैरह दे रहे होते हैं बेवरेजेस के, तो उसमें क्या होता है हमारे पास फ्रेश बहुत सारे नारियल्स होते हैं जी। तो हम जो गेस्ट होते हैं ना उसको प्रेफर करते हैं कि आप सॉफ्ट ड्रिंक को अवॉइड करके सर आज अगर आप ये लें, क्योंकि बिल्कुल ही खुला क्राइटेरिया होता है, उसमें धूप भी होती है, हवा भी साथ आ रही होती है। तो हम चाहते हैं कि इनको मोस्टली ना अगर ये हम दें तो उनको एक आदत सी लग जाएगी इसकी, जब यूज टू हो जाएंगे तो वो खुद ही इसको जो है ना कलेक्ट किया करेंगे, हमारे पास से खिलाया, हम अपने यही पीना है। सही। तो हम ये करते हैं कि उनको मोस्टली जो है ना यही एक फ्रेश होता है, उसको पीस काट के उसमें हम स्ट्रॉ लगा के सर्व करते हैं, ताकि उनको लगे कि पूरा फ्रेश जा रहा है, पूरा फ्रेश जा रहा है। तो 50% जो गेस्ट हैं हमारे उनको ये यूज टू हो गया कि वो इस पर आ गए हैं, इस पर आ गए हैं, और वो उन्होंने जो दूसरे जो प्रोसेस्ड जो जूसेस हैं उनको उन्होंने छोड़ दिया है। अच्छा, नारियल का जो पानी है वो किस तरीके से जो है ना वो पीना चाहिए, दिन में कितनी दफ़ा पीना चाहिए? यानी कि दिन में एक दफ़ा काफ़ी है, एक गिलास काफ़ी है, या हाफ ऑफ ग्लास जो है दैट्स इनफ? आपने आधा जो है वो दिन में पी लिया, या आधा जो है आपने शाम को पी लिया, किस तरीके से? स्टार्ट नहीं किया तो ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है। हाँ। और इसको पी लेंगे तो कोई वैसे नुकसान है नहीं। सही। अगर दिन में 2 दफ़ा पी ले तो बहुत बेस्ट है, अदरवाइज एक दफ़ा तो पीना चाहिए। और मोस्टली लोग जो है अगर कोई ऐसा होता है कि जी नहीं मिल पा रहा या शॉर्टेज है किसी चीज़ की, तो दिन में नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी आपने इसको लेना चाहिए। एक दिन छोड़ के एक दिन नारियल का पानी जो है वो लाजमी लेना चाहिए। सही। अच्छा सर, अभी जो ये आप बात कर रहे थे यूसुफ साहब के, हमारे जो गेस्ट आते हैं हम उनको जो है वो एक खुले एनवायरनमेंट में बिठा देते हैं और फिर हम उनको जो है वो सर्व करते हैं नारियल का पानी। तो इस हवाले से ज़रूर मैं जो है वो आपसे बात करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो नारियल का पानी ये अब आपने कहा कि आप लोग सर्व भी करते हैं, लोगों के लिए भी बड़ा मुफीद है। लोगों को एक दिन छोड़ के एक दिन, जैसे आपने कहा कि नारियल का पानी पीना चाहिए, इसको अगर कंटिन्यूसली अपनी डाइट में शामिल किया जाए तो सर्टन टाइम क्या हो सकता है? क्या सुबह के टाइम, नाश्ते के बाद, नाश्ते से पहले, या दिन में खाने के बाद जब दिल करे? क्योंकि एक होता है ना कि आपका जो मैदा है, बाज़ लोगों का मैदा इस तरह से होता है कि वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, या बहुत सारा उनको वो जब कोई नई चीज़ ट्राई कर रहे होते हैं तो उससे प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा इस बारे में बताएं। देखें, डाइजेशन इश्यूज़ तो बहुत होते हैं लोगों को मोस्टली, और वैसे भी कहा जाता है कि आपको जैसे ही आप सुबह उठें तो आप वार्म वाटर लाजमी लें, ताकि आपको एक जितनी भी डाइजेशन का कोई इशू हो तो वो ब्रेकफास्ट के बाद आपको प्रॉपरली हो जाए। सेकंड ये है कि इसको लेने का तरीक़ेकार ये है कि अगर स्किन के लिए आप ले रहे हैं तो आप मॉर्निंग में यूज़ करें तो बेस्ट है, क्योंकि उस वक्त जो है ना आपका स्टमक बिल्कुल खाली होता है। हाँ। उसको उस वक्त जो चीज़ मिल जाती है वो पूरी बॉडी में यूटिलाइज कर जाता है, पूरी बॉडी में। तो स्किन के लिए सबसे बेस्ट है मॉर्निंग टाइम। हाँ। और आपको डिहाइड्रेशन या थोड़ा ब्लड प्रेशर का इशू हो रहा है, हाँ। तो आप दिन में ले लें, जिस टाइम 1 से 1.5 बजे, लंच के टाइम ले लें, लंच से पहले ले लें। हाँ। मोस्टली लंच से पहले लेना चाहिए ताकि वो एडजस्ट हो जाए उसमें। सही। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इस टॉपिक पर मजीद डिस्कशन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। तो हम नारियल के पानी के हवाले से बात करें कि जो नारियल का पानी है उसकी क्या अहमियत है और वो किस तरीके से किस टाइम पर जो है वो लेना चाहिए। तो मैं एक दफ़ा फिर से सर से पूछती हूँ ताकि लोगों को जो है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे सवालात करते हैं आप लोग इस हवाले से। अच्छा सर, ये बताएं कि जो नारियल का पानी है वो किस टाइम पर पीना चाहिए? स्किन के लिए जो लोग पीना चाह रहे हैं वो किस टाइम पर पिएँ? अगर वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पीना चाह रहे हैं तो किस टाइम पर पिएँ? मेंटल स्ट्रेस के लिए अगर वो पीना चाह रहे हैं कि उनको रिलीफ हो जाए तो किस टाइम पर पीना चाहिए? देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो स्किन के लिए अगर वो पीना चाह रहे हैं तो मोस्टली मॉर्निंग का टाइम बेस्ट है, क्योंकि आपका स्टमक उस टाइम पे बिल्कुल एम्प्टी होता है और उस टाइम पे जो चीज़ चली जाए तो वो बहुत ही जल्दी यूटिलाइज हो जाती है आपके दिन के हिसाब से, और फिर वो दिन की शुरुआत भी है। तो एग्जैक्टली आपको स्किन के लिए अगर लेना है तो आप मॉर्निंग में लें। अदरवाइज़ अगर आपको ब्लड प्रेशर या डिहाइड्रेशन वगैरह हो रही है, मोस्टली बहुत ज़्यादा आजकल गर्मी में ये हो रहा है, और इसके लिए जो है ना आप ले सकते हैं दिन में, लेकिन लंच से पहले ले लें तो बेस्ट है, क्योंकि आप लंच कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है वो, फिर आप
नारियल वाटर भी पी लेते तो उसके साथ वो एडजस्ट नहीं हो पाता एग्जैक्टली। सही। हैवी फील होता है तो फिर उसमें वो नहीं और मेंटल स्ट्रेस के लिए और वो होता है ना कि आप रिलैक्स मोड में जाना चाहते हैं, कुछ अच्छा इंटेक लेना चाहते हैं, उसके अगर आप रिलैक्स मूड के लिए पीना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल एक प्रेफर करूँगा कि उसके साथ आप अगर उसका कुछ मिक्स कर लें, जैसे कि लाइक अगर आप मिंट लेमन का एक उसका अच्छा सा एक स्लश बना लें साथ सोडे के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेफर रहेगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, रिफ्रेशिंग एक फील दे देता है तो उसमें अच्छा रहता है वो। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं कि भाई ये क्या रीज़न है कि खुली फ़िज़ा में जो है वो नारियल का पानी पीना चाहिए, तो उसके क्या फ़ायदे हैं, ज़रा ये बताएं। देखें बेसिकली जो हमारा जो एरिया है वहाँ पर और जिसमें हमारी सर्विंग्स चल रही होती है मोस्टली ना, तो वो बिल्कुल खुला एनवायरनमेंट है। जैसे कि लाइक आप देख लें, अगर बीच या रिजॉर्ट्स पर आप जाते हैं तो आपको मोस्टली आप अगर बाहर जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, आपको नारियल का पानी जो है बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, सही। और वो बहुत ज़्यादा सर्विंग होती है। अगर आप ये अफ्रीका की साइड पे जो बने हुए या किसी भी आप ऐसे क्योंकि उस पे मुझे चले लगा जाएं, कि ये सवाल मुझे ज़रूर पूछना चाहिए कि भाई खुली फ़िज़ा में नारियल का पानी पीने के क्या फ़वाइद है। देखिए फ़वाइद तो वही हैं, लेकिन बस जस्ट एक एंजॉयमेंट वाली लोग हो जाती है, और वो उसकी जो थीम है वो उसके साथ वहाँ अच्छी भी लगती है। सही। कि हम सी के पास हैं तो हम सी की तरह एक थीम है, तो एक तरीके का लॉजिक है। अदरवाइज नॉट अ बिग डील, कोई इतना खास वो नहीं है। लेकिन ये है कि वहाँ पर भी मोस्टली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं सी साइड पे कि आपने नारियल वाटर पीना है, तो जब आप वहाँ पी सकते हैं तो ऑब्वियसली फिर आप यहाँ भी पी सकते हैं। और फिर एक इन्वायरमेंटल चेंज जो होता है ना, वो आपके ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि आप किस इन्वायरमेंट में बैठ के क्या चीज़, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि खुली फ़िज़ा में अगर आप बैठे हैं, एक अच्छे इन्वायरमेंट में बैठे हैं, वहाँ पर अगर आप नारियल का पानी पी रहे हैं, आपको नारियल का पानी सर्व किया जा रहा है, तो उसके आप यूज्ड टू भी हो जाते हैं और डेफिनेटली उसके आपको फ़ायदे भी होते हैं। जी एग्जैक्टली। मोस्टली लोग जो है ना सबसे पहले टेस्ट, ज़ाहिर है इसका टेस्ट कुछ इस तरीके से कि वो समझ में नहीं आता मोस्टली लोगों को, क्योंकि लेकिन ये है कि अगर एक से दो दफ़ा अगर किसी ने नहीं पिया है तो जो पीने का तरीक़ेकार है वो ये कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हाफ ग्लास से स्टार्ट करें, लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि इस वक्त जो नेसेसरी है ना, जो हमारा वेदर चल रहा है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का चल रहा है। सही। तो इसमें ज़्यादातर जो होता है ना, इसमें सन स्ट्रोक होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए यही है कि आप अगर नारियल पानी में थोड़ा सा लीमू, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट डाल के मिक्स करके आप पिएँ, तो वो आपकी जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी से आपको बचाएगा। सही। और फिर आप जिस इन्वायरमेंट में भी बैठे होते हैं, आप एंजॉय भी कर रहे होते हैं, तो वो फिर आपका जो कहना चाहिए ना कि जो आपका मेंटल हेल्थ है उसके लिए भी बड़ा अच्छा होता है। आपको अच्छा, एक चिल बिल्कुल जो है ना फील हो रहा होता है। सही। अच्छा सर, ये बताएं कि जो घरेलू ख़वातीन नारियल का पानी घर में रखती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि चलिए जी पी लेंगे, फ़ायदा होगा, उनके लिए कोई टिप बताएं कि नारियल के पानी से, अगर नारियल का पानी किसी के घर में मौजूद है तो वो क्या कुछ बना सकता है, क्या कुछ उसके साथ में कर सकता है, स्मूदी हो गई, या और क्या ऐसी टिप है जो आप हमें बता सकते हैं कि नारियल के पानी से ये सब कुछ भी किया जा सकता है। देखिए नारियल के पानी से तो कुकिंग बहुत बेस्ट होती है सबसे पहले तो। अगर आप उसको डिज़र्ट फॉर्म में लेना चाह रहे हैं और दूसरा बेवरेज की फॉर्म में लेना चाह रहे हैं तो बहुत बेस्ट हो जाता है उसके साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें उसको प्रिजर्व करके ना रखें, क्योंकि उसकी एक अफादियत जो उस नारियल के शेल में है उसी के अंदर ही होती है। अब वो बाहर आने के बाद मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि वो बॉटल्स के अंदर भर के रख के उसको फ्रिज में रख देते हैं, तो वो भी ज़्यादा सही नहीं, क्योंकि अगर आप फ्रेश जब आप उसको शेल को कट करें आप डायरेक्ट उसको जो है ना उसको ले लेंगे। अदरवाइज़ अगर आप रखते हैं तो वो फिर वो चीज़ नहीं रहती उसके अंदर। सही, मतलब वो लगता है कि वो अनफ्रेश या कोई इस तरह की कोई फील आ रही है। देखें बेसिकली तो उसमें ये होता है जिस तरह से आप एग की मिसाल है कि अगर आप एग को थोड़ा सा क्रैक करके आप रख दें तो उसके अंदर काफ़ी बैक्टीरियाज आ जाते हैं और फिर वो अफादियत उसकी नहीं रहती जो एक्चुअली होती है। तो सेम लाइक इसकी तरह भी है कि अगर इसमें शेल को ब्रो करके आप रख दें, अदरवाइज तो आप जहाँ भी जाएं तो आपको फ्रेश वो आपको कट करके आपको फ़ौरन से आपको सर्व करेंगे। अदरवाइज इस तरह नहीं होता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब भी नारियल आपने लिया तो आप उसको जब आपने यूज़ करना हो आप जब भी जो है वो उसको इस्तेमाल करें, वरना बहुत सारे लोग ये करते हैं कि उसको ब्रोक करते हैं, उसको रख देते हैं, वो फ्रिज में रखा रहता है। तो फिर वो जो उसकी अफादियत होती है या उसकी जो अहमियत है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो रही होती है। और ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरियाज या जर्म्स जो होते हैं वो किसी भी चीज़ के ऊपर आ सकते हैं। तो आपने ये ज़रूर ख्याल रखना है कि नारियल का पानी आपने फ्रेश नारियल जो है वही, जब आपको ज़रूरत है, आपने पीना है या इस्तेमाल करना है किसी भी चीज़ के लिए, तो तभी आप जो है वो उसको इस्तेमाल करें। पहले से जो फ्रिज में कई दिन होते हैं ना कि 2-2 3-3 दिन तक जो है वो एक्चुअली फिर वो चीज़ फ्रिज में रखा हुआ है, तो वो उसकी जो फ्रेशनेस है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो ये एक जो है वो बड़ा इशू होता है। इसके अलावा और बताएं कि लोग आपके पास क्या पूछते हैं आपसे कि भाई आप बताएं, यू आर शेफ़,
कि नारियल के पानी की क्या अहमियत है इस हवाले से? देखिए मोस्टली तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें तो यही हैं जो हमने डिस्क्राइब कर दी हैं इधर। और उसके अलावा तो जब आप इसको देखें कम से कम जब 1 मंथ यूज़ करते हैं ना जी जी, तो आपको बॉडी में आपकी खुद से फ़र्क महसूस होता है। आपको एक तो जब आप सुबह में उठ रहे होते हैं तो आपको सुस्ती नहीं आ रही होती, ठीक है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ये है कि जब आपकी स्किन इम्प्रूवमेंट होती है तो आपको खुद से नज़र आ रहा होता है कि आपकी जब फेस स्किन का थोड़ा सा यूटिलाइज होना शुरू होता है तो उसके साथ साथ हैंड्स और पूरे बॉडी पर फिर वो अफेक्ट करना शुरू करता है। सही। लाइक जिस तरह आपके फेस की स्किन है तो उसी टाइप की फिर बॉडी पर भी आ जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें ये होता है कि जब आपने देखा होगा चाइनीज़ को वो बचपन से ही पी रहे होते हैं, तो उनकी स्किन पे झुर्रियाँ तकरीबन कोई 50-55 के बाद आती हैं, जबकि हमारे पास यहाँ पर ये होता है कि 40 भी क्रॉस नहीं करता बंदा, उसके चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे कोई 55 साल का है। सही। तो उसकी अफादियत एक्चुअली ये उसको बिल्कुल ये यानी एंटी एजिंग भी है ना, आप ये कह रहे exactly, हैं। सही कि ये एंटी एजिंग भी है, क्योंकि अब बात ये है कि जो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए तो ख़वातीन आप देखें कितना ज़्यादा स्टॉक कर रही होती हैं चीज़ों को, सकती हैं कि भाई हमें कोई अच्छी सी जो है वो क्रीम मिल जाए, हमें कोई अच्छा सा सीरम मिल जाए, हमें कोई अच्छी सी कोई ऐसा कोई चीज़ मिल जाए, फेस वॉश हमारे पास हो, स्क्रब हमारे पास हो। लेकिन आप देखिए कि हमारे इर्द गिर्द ही ये चीज़ें मौजूद हैं और शायद हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते। नेचुरल पे काम करें, एक शेफ होते थे हमारे, वो कहते थे कि देखें अगर आप नेचुरल पर काम करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी और आपकी बॉडी के लिए भी। ये एग्जैक्टली है कि अगर आप नेचुरल पर चलें तो आपको किसी किस्म का के जो आर्टिफिशियल चीज़ें ना उसका आपको सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सही सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आप अपनी नेचुरल चीज़ों जो अल्लाह ताला ने कुदरती चीज़ें हमें दी हुई है ना, अगर हम उसकी तरफ जाएं तो फिर हमें ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें इनका सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ऑल दो के कुछ प्रोडक्ट्स वाकई बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आपके इर्द गिर्द ही अल्लाह ताला ने जो है वो ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल है। बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पर आए। अच्छा जी, शो में अभी जो हमारा ये वाला सेशन है ये एंड अप हो गया है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर अगला सेशन हमारा शुरू होगा और उसका टॉपिक जो है वो थोड़ा सरप्राइजिंग है। हमारे साथ रहिए, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब इस वक्त में अब हम डिस्कशन करेंगे कपड़ों के हवाले से, क्योंकि ये जो ड्रेस होते हैं ना ये जितने भी हो कम होते हैं। आप अपनी वार्डरोब खोलते हैं और फिर भी आपको लगता है हर हफ्ते बाद कि नहीं मेरे पास बहुत कम कपड़े हैं, और ये सब का ही इशू होता है क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा पहने जाते हैं और लेडीज़ जो है ना उनके कपड़े बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं, यूज़ हो रहे होते हैं आने में जाने में। आप अगर हाउस वाइफ भी हैं तब भी शाम को कहीं जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं तो बहुत सारे ड्रेसेस चाहिए होते हैं और डिज़ाइनर्स जो हैं इस हवाले से नए नए ड्रेसेस बना रहे होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि गर्मी में या फिर अब ये जो ईद का सीज़न है इसमें आने वाले दिनों में, क्योंकि घर में भी बहुत सारे कपड़े पहनने के लिए चाहिए होते हैं, जब मेहमान आ रहे होते हैं तो आप बहुत सारे हैवी कपड़े पहन के घर में भी नहीं बैठे होते, फिर आप उस टाइम काम के टाइम पे कहते नहीं जी एक अच्छा सा ड्रेस जो है वो मैं घर में वेयर कर लेता हूँ। तो समर वेकेशंस में इस वक्त या समर के टाइम पर इस वक्त में क्या ड्रेसेस जो हैं वो इन हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ड्रेस डिज़ाइनर है नौरीन अब्बास। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस कुछ कुछ वायरल चल रहा है आजकल। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, वायरल। ये मौसम ही ऐसा है एक्चुअली ना, ये मौसम ही ऐसा है क्योंकि कभी आप अंदर होते एसी में होते, फिर आप बाहर जाते थोड़ा धूप लगती है तो वो ठंडा गरम इस तरह से चल रहा होता है ना। ये बताएं कि कैसे ड्रेसेस हैं? अब आजकल क्योंकि समर है तो आपको पता है बिल्कुल हल्के फुल्के चाह रहा होता है, जैसे हम हल्का खाना चाह रहे होते हैं वैसे ही ड्रेसेस का भी है कि जितना हम लाइट वेयर करें अकॉर्डिंग टू इवेंट। अब ज़ाहिर है कि दिन में इवेंट है या रात में है और किस तरह का वेदर चल रहा है, तो अब हर जगह जो है वो गर्मी तो है, बहरहाल आप चाहे एसी में भी बैठे हो तो चाहेंगे ये कि हल्के कलर पहने। गर्मियाँ हैं तो ऑब्वियसली हल्के कलर ही अच्छे लगते हैं, पेस्टल्स हैं। सही। तो अभी जो फैब्रिक है वो क्या है गर्मियों में? ज़ाहिर है कि लॉन, प्योर लॉन है। तो अब जैसे मैंने हैंड एम्ब्रॉयडरी कराई हुई है काफ़ी सारी और चिकनकारी के चल रहे हैं। अच्छा। तो उनका मटेरियल भी ज़ाहिर है लॉन है, हल्का है। और जैसे लॉन तो शादियों में नहीं पहन सकते हैं तो रात के टाइम में बिल्कुल हल्की सिल्क आजकल उसका ट्रेंड है काफ़ी कि लाइट हो, अब बहुत ज़्यादा हैवी वर्क भी नहीं हो, अकॉर्डिंग टू समर। सही। अच्छा, ये जैसे आपने कहा चिकनकारी जो है मैं खुद भी नोटिस करी थी कि बहुत ज़्यादा इन हो गया है। कल मैं गई हुई थी एक शॉप पे जहाँ पर मैंने देखे बहुत सारे ड्रेसेस थे। लोग क्यों पसंद कर रहे हैं इतना चिकनकारी को भाई, क्या वजह है? मतलब क्योंकि इस गर्मियों में चिकनकारी और फिर गर्मियों में सिल्क भी पसंद की जा रही है। बिल्कुल, बात ये है कि देखिए हम किसी भी तकरीब में जा रहे हैं तो हम लॉन तो पहन के जाएंगे नहीं। चिकनकारी ये कि आप हल्के फुल्के इवेंट्स में के डे टाइम में जैसे कोई तकरीब हो गई, बर्थडे हो गया, कोई मिलाद, कोई
हल्के फुल्के उसमें आप इवन जैसे मायूं वगैरह में भी हाँ। चिकनकारी को आप अच्छा सा, जब मतलब वही है कि आपका अगर कपड़ा जो है वो लो कॉस्ट में भी है मगर उसकी स्टिचिंग अच्छी होनी चाहिए, उस हाँ। पर डिज़ाइनिंग अच्छी होनी चाहिए। तो चिकनकारी ज़ाहिर है कि उसमें खूबसूरती आती है कि उसमें थ्रेड वर्क हुआ होता है, उसमें चिकनकारी की पूरी मतलब फिनिशिंग होती है सारी, उसके साथ फिनिशिंग हुई भी होती है। सही। अच्छा, सिल्क भी बड़ा पसंद किया जा रहा है। बिल्कुल सिल्क इसलिए क्योंकि अब डिजिटल प्रिंट्स आ गए हैं, हाँ। तो वो सिल्क में भी यूज़ हो रहे हैं। फिर उनकी बात वही है कि आप उसको अच्छी सी डिज़ाइनिंग करें, उसकी स्टिचिंग अच्छी हुई हो तो एक उसका बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, उसका एक लुक जो है वो उसका लुक चेंज हो जाता है। सही। अच्छा, लॉन में आजकल क्या क्या आप लोगों ने डिज़ाइन बनाया है? क्योंकि लॉन देखें, लॉन एक ऐसी चीज़ है कि हर कोई लॉन पहनना चाहता है कि जी गर्मियों में सॉफ्ट सी कुर्तियाँ हों, सॉफ्ट से ड्रेसेस हों। बेशक आप ईद के दिनों में भी, ईद के दिन में जब काम कर रहे होते घर में भी, तो यही ज़्यादा विश होती है कि जी अभी कुर्बानी है, ज़्यादातर चीज़ें तो लॉन ही बंदे ने पहनी हुई हो, लेकिन ड्रेस तो फिर भी नया चाहिए होता है ना। तो ये बताएं कि क्या लॉन में क्या क्या है, क्या डिज़ाइन हैं लॉन में? लॉन्ग शर्ट्स हैं, शॉर्ट शर्ट्स हैं, मतलब क्या चल रहा है? लॉन्ग शर्ट्स भी चल रही हैं, जैसे स्ट्रेट पैंट्स के साथ क्यूलॉट्स बहुत चल रहे हैं। हाँ। फिर ये है कि वही है कि आप इसको जिस वे में पहनना चाहें, आप सारे गर्मियाँ हैं, आप चाहेंगे ढीले ढीले, जैसे आजकल कुर्तीज़ का फैशन है, शॉर्ट शर्ट्स के साथ शलवार चल रही हैं। शलवार भी सिर्फ फर्शी शलवार नहीं, स्टाइलिश शलवार चल रही हैं, उस पर प्लीट्स डली हुई हैं, तो एक डिफरेंट लुक आ रहा है कि पतले पांचे हैं तो शलवार भी पतली है, और चौड़े पांचों के साथ ज़्यादा फर्शी शलवार चल रही हैं। सही। तो वो कुर्तों पे अभी तक फर्शी शलवार का जो क्रेज और फैशन है अभी तक पुराना नहीं हुआ, स्टिल इन ट्रेंडिंग। हाँ, अभी तो आए हुए इतना टाइम नहीं हुआ। बिल्कुल, मुझे याद है पिछली ईद से शुरू हो गया था, मैंने रमजान में ली थी वैसे। मगर ये है कि मैं कहूँगी फर्शी शलवार हर एक पे अच्छी भी नहीं लगती है, मतलब जो हेल्दी लोग हैं वो बिल्कुल भी नहीं पहने फर्शी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं कि अच्छा ये बड़ा एक जो है ना प्रॉब्लम है कि जो भी ट्रेंड में होता है ना, लोग कहते हैं बस हम ये कर लें, चाहे वो सूट करे या नहीं करे। मेरा कहना ये है कि अपने स्टाइल को अपना कंफर्ट बनाएं, अपना जो आप जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल है ना, आप वो पहने। तो आपकी स्टाइलिंग कंफर्टेबल होनी चाहिए, उससे आपकी पर्सनैलिटी भी इन्हेंस होती है। अब फर्शी शलवार अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, सब ने एक पहनी हुई है। कुछ चीज़ें आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली भी करते हैं, कुछ चीज़ें आप अपने जो बॉडी मास है उसके अकॉर्डिंगली भी कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें आप अपने चेहरे के कलर के अकॉर्डिंगली भी कर रहे होते हैं कि भाई ये कलर जो है वो हमें पसंद नहीं है। तो कौन कौन से ऐसे कलर्स हैं जो इस वक्त में इन है अभी गर्मियों में? देखिए, गर्मियाँ हैं तो पेस्टल कलर ही अच्छे लगते हैं। सही। और बिल्कुल बहुत ज़्यादा भी नहीं हो कि आपने उसमें बहुत ज़्यादा काम करवा दिया है, हैवी आ रहा है। जैसे मैंने ये चिकन ये हैंड एम्ब्रॉयडरी करवाई हुई प्योर लॉन पे। सही। ये ज़रा ये मैं ज़रा देखती हूँ, ये बड़ा ज़बरदस्त सा लग रहा है। ये देखें जी, ये नौरीन अब्बास ड्रेस डिज़ाइनर हैं और ये मुझे बड़ा इनका पसंद आया। ये इस तरह कहते हैं ना, आई रियली लाइक इट। और अच्छा, ये जो काम बना हुआ है, व्हाट्स दैट? ये हैंड एम्ब्रॉयडरी है, पूरी रेशम का काम, रेशम मतलब इसमें भी है, और थ्रेड वर्क है, शीशे लगे हुए, मिरर वर्क हुआ हुआ है। सही। और ये प्योर बिल्कुल बहुत ही मेहनत से देखें। हाँ। इसमें कितनी इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये देखिए, ये देखें, इस ये जो इतना निफासत के साथ और इतना कहना चाहिए कि इतना ज़बरदस्त डिज़ाइन बना हुआ है, ये एक्चुअली बहुत इन है। अच्छा, वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। ये एक और भी ड्रेस है जो मैं आपको दिखाऊं? या मैं आई डू दैट। ये सी दिस वन ऑल्सो। और कलर्स भी ऐसे होने चाहिए। हाँ, ये ड्रेस जो है ये भी यू कैन सी के दिस इज आल्सो वेरी नाइस ड्रेस। यस, कलर भी बड़ा इसका प्यारा है, सॉफ्ट सा कलर, सो वेरी नाइस। आपके जो ड्रेसेस हैं माशाल्लाह से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो हैं वो ड्रेसेस हैं। एंड ये देखिए जी, यहाँ पर आप अगर चाहें तो आप दिखा सकती हैं अपने ड्रेसेस, ताकि जो है लोगों को आसानी हो जाए इस हवाले से। अब तो ये क्या आपने जैसे ये देखें चिकनकारी वाले, मतलब ये जो हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले, अब इसको हम डिफरेंट उसमें कर सकते हैं। जैसे इसको हम घर के स्टाइल में बनाया हुआ है। ये ज़रा दिखाएं फोकस करके। और इसमें बैक में भी है, सारे कुर्ते जो हैं उनमें बैक में भी एम्ब्रॉयडरी है। और इनके कलर कॉम्बिनेशन बस देखना पड़ते हैं कि सही नजर आए। अच्छा, ये चिकनकारी वाला करते हैं, इनहैंस करते हैं। चिकनकारी वाला कौन सा? मैं आपको बताती हूँ। तो मैं खुद वेयर किया हुआ है मैंने। अच्छा जी, बिल्कुल, नौरीन ने जो खुद भी वेयर किया हुआ है ना, दैट्स आल्सो चिकनकारी। ये भी चिकनकारी कहलाता है। ये बड़ा है। हाँ, ये बड़ा कलर्स जो हैं वो, ये भी चिकनकारी जी, ये भी चिकनकारी है। ये भी चिकनकारी है, वर्क हुआ है। फिर इसमें जो आप अटैचमेंट्स होती हैं वो होना चाहिए डिसेंट वे में कि वो आपका। अच्छा, ये आई वांट टू आस्क दैट, ये वाला जो अटैचमेंट है ये क्यों ज़रूरी है? इफ़ ये देख सकते, ये जो ये अटैचमेंट आई गेस ये आप देख सकते हैं, ये अटैचमेंट क्यों जरूरी है? यस, इस पे सारा कटवर्क भी हुआ हुआ है। जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, ये है कि सारा आप बहुत सारे लोग प्लेन तो नहीं पहनेंगे। बहुत सारे लोग नहीं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसके वजह से ना उनको लगता है कि एक्स्ट्रा वर्क है, बट ये इन है, आजकल ट्रेंड में है। ट्रेंड में है। सही, ऑर्गेन्जा टिश्यूज जैसे इसमें आप इसमें पर्ल्स लगवा लें कुछ भी। अच्छा, सही। चलिए जी, और भी बड़े अच्छे ड्रेसेस हैं जो मैं आई ट्राई।
टू सिलेक्टेड कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। इसे सारी आपके नौरीन माशाल्लाह से Black यू हैव देखें वेरी नाइस कलेक्शन। यस यस, दिस वन ब्लैक, ये लीजिए, multicolor। ये लीजिए, यू कैन शो दिस। अच्छा जी, ये नौरीन दिखा रही है ब्लैक कलर का, इसको थोड़ा सा ये दो फोकस करें। ब्लैक हैं, लेकिन Yes। डिफरेंट उसमें, एक के साथ वाइट, एक के साथ मल्टी कलर। नाइस नाइस ड्रेस। अच्छा ये जो ये है, ये बड़ा ट्रेंडी है, ये ना ट्रेडिशनल वेयर में भी आ जाता है एंड ये बड़ा ट्रेंडी लगता है और ये बड़ा जो है ना लोग पसंद करते हैं इसको। अच्छा ये मुझे लग रहा है नौरीन ये कुछ silk- पार्टी वेयर है या क्या ये है? पार्टी वेयर है, सिल्क की कुर्तीज हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इनके साइजेस भी दिस वन हैं। आल्सो यू शुड होल्ड ये इट। तो- यस यस यस, ये थोड़ा है, ये लॉन और ये सेल्फ। ये जरा देखें, यू नो दैट्स नाइस। अब जैसे ये अंगरखा है, ये इसको हमने लॉन पे ही बनाया है, अच्छा मगर ये आयरिश लॉन इस तरह की होती है। इसके साथ शलवार है, शलवार Okay। में भी इस तरह की अटैचमेंट्स हुई हुई है सारी, सही। थोड़ी थोड़ी सी। अच्छा ये अघर का है, ये जरा ये अगर आप ये शॉर्ट उसमें है। ये शॉर्ट उसमें है और ये ओवरऑल ये अघर का है और इसके साथ वो ट्राउजर है, इसके साथ शलवार है इसके साथ शलवार है। सही सही। अच्छा और जैसे ये सिल्क की कुर्तीज़ हैं, आप इसको हर तरह के इवेंट में पहन सकते हैं, डे टाइम हो, नाइट अच्छा, टाइम गर्मियों हो। में सिल्क इजीली पहन लिया जाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सही। क्योंकि आप जाहिर है आप शादी में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो आप तो ये obviously देखिए, lawn ये तो जो नहीं है ये पहनेंगे। सिल्क की कुर्ती है और ये इसमें simple- इसका फैब्रिक बड़ा जबरदस्त बिल्कुल लगता है, soft सॉफ्ट लगता है। हाँ बिल्कुल soft भाई, है। इवनिंग में तो यू कैन वेयर इट ना, इवनिंग में तो आप लोग इसको पहन सकते हैं, इवनिंग का तो कोई ऐसा इशू नहीं है। और क्योंकि- इसमें भी देखें, हाँ। जैसे साड़ी मैंने हाँ। ये लगवाई हुई है, इसके अंदर लेसेस लगी ये हुई क्या, हैं। ये कौन सी लेसेस के नाम? धनक होते हैं, गोटा वर्क, आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें लगवा लें तो हाँ। बिल्कुल आपका ड्रेस जो है वो बिल्कुल ही इसमें एक चेंजिंग आ जाती है। सही। चले जी, ये जो हम आपको ड्रेसेस दिखा रहे हैं, ये ज़बरदस्त से सारे ड्रेसेस हैं। तो गर्मियों में इन है चिकनकारी, गर्मियों में इन है सिल्क के डिज़ाइन, और भाई ये धनक की चीज़ें जो हैं ये भी इन है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर मज़ीद इस पर डिस्कशन करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, बस थोड़ी सी देर में वापस आ रहे हैं, फिर बहुत सारी कलेक्शन है जो आपको दिखानी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो आज हम बात कर रहे हैं ड्रेसेस के हवाले से और आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से ड्रेसेस जो हैं वो इन है, क्या क्या ट्रेंड है, जो कि आप ऑब्वियसली अपने ईद के कलेक्शन में भी ऐड ऑन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बकरीद वाली ईद होती है ना, इसमें ज़्यादातर दिल करता है कि घर में आपने हल्के फुल्के ड्रेसेस पहने और जब मेहमान आएँ और या फिर आप उनके घर विजिट पे जाएँ या वो आपके पास आएँ, जब आप उनको अटेंड करें तो आपने हल्के फुल्के ड्रेसेस पहने हो। अच्छा नौरीन, कलर आपने बड़े परफेक्ट रखे हैं वैसे, आई लाइक दैट। ये जो कलर्स रखे हैं ना, ये देखें, ये टर्कियस कलर है, मतलब टर्कियस का लाइटर कलर है। ये बेसिकली कौन सा कलर कराता है एग्जैक्टली? आइस ब्लू। आइस ब्लू, ओके। ये देखिए, दिस आइस ब्लू, मतलब और इससे आपको वैसे एक ठंडक का एहसास होता है। हाँ, कूल कलर है, बड़ा कूल कलर है ये आइस ब्लू। ईद आ रही है, ईद में चाह रहे हैं ईद कि में, हाँ। बकरीद में वैसे ही आप बहुत सही। परेशान थक रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। लाइट लाइट कलर पहने। सी ऑल्सो दिस वन, ये जरा बताएं ये क्या ये पार्टी है? वेयर, ये सिल्क पे है। अच्छा, और इसके ऊपर बिल्कुल लाइट वर्क हुआ हुआ है, कोहरे इसके गप्पे साथ का। क्या ट्राउजर है या क्या इसके है? साथ स्ट्रेट पैंट्स और इसके साथ जो है खादी नेट का दुपट्टा है। अच्छा जी, ये नेट का दुपट्टा है। आई रियली लाइक नेट दुपट्टा, मुझे खादी बहुत नेट, पसंद है। हाँ और बिल्कुल। इसमें जो और है एक वो- वो जो होता है कौन सा दुपट्टा होता है जो कड़क कड़क सा होता है, ऑर्गेनेंजा, हाँ मुझे वो भी Organza। बहुत पसंद है। और इसकी slits लेकिन खुली मसला हुई है, ये है कि उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये वाले जो नेट के दुपट्टे होते हैं ना, दीज आर अमेजिंग दुपट्टाज, क्योंकि ये अच्छे से कैरी हो जाते हैं। अच्छा, ये वाला आपने जो है ना, ये कलर देखें, ये दिखाएं नौरीन, ये कलर जरा दिखाएं, ये भी बड़ा जबरदस्त कलर है, बिल्कुल different colour हाँ, है। और ये इसका- पर्पल से हटके ब्राउन, और किस coffee फैमिली में pink आता कह है? रहे हैं आप, कॉफी coffee पिंक pink। की फैमिली में जो है और ये इसके साथ obviously जो आता है। कलर कंट्रास्ट भी जो हाँ। है वो फालसे वाले कलर का जैसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, सही। अच्छा, और ये वाला आपने जो है ये थोड़ा सा दिखाएं, ये आपने, अच्छा चिकनकारी का मुझे एक और मिल गया। अच्छा, मुझे जो पसंद आ रहे हैं ना वो सारे चिकनकारी के पसंद आ रहे हैं ये। अच्छा, मुझे अपने लिए नहीं, मुझे अपनी अम्मी के लिए जो है ना चिकनकारी के बड़े पसंद आ रहे हैं, क्योंकि मेरी अम्मी को इस तरह की ड्रेसेस बहुत पसंद है भाई। तो आपने इस में और इस ईद पे गिफ्ट देने घर में अपनी अम्मी को पहनने के लिए, तो आप इस तरह के ड्रेसेस जो है वो ले सकते हैं। ये बड़े सॉफ्ट भी हैं और पार्टी वेयर भी है ना। और इस तरह के आप इसको वाइट के साथ वेयर करें या फिर हाँ। आप इसमें जो भी कलर आ रहा है उसके साथ आप कुछ भी, बस ये जैसे आजकल वाइट शलवार, हाँ, वाइट हाँ, पैंट्स हाँ, का हाँ, है कि सही, आप लाइट बिल्कुल। लाइट कलर के साथ। और वाइट शलवार के साथ तो आप कोई भी ड्रेस जो है ना, वो आप कोई भी ड्रेस वाइट शलवार के साथ जो है वो वेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा कूल लगता है, वो बड़ा डिसेंट भी लगता है और बड़ा बिल्कुल। फैशनेबल, बड़ा ट्रेंडी लगता है वो। और इसमें अगर देखें आपने, जो हाँ, अटैचमेंट्स हैं आप इसको बिल्कुल मतलब ग्रेसफुली इसको पहन सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं यही पूछ रही थी ना कि ये अटैचमेंट्स जो हैं वो फैशन में हैं, वो ट्रेंड में हैं या नहीं है। तो ये एक और कलर मिला है जी, ये देखें,
देयर आर 2 more beautiful dresses. Hold this one. ये बताएं ज़रा ये क्या है? ये जो है ये भी लॉन पे है, देखिए आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है, लॉन, मलाई लॉन, आयरिश लॉन। तो आयरिश लॉन पे इसके साथ क्यूलॉट्स हैं। अच्छा। और ये बिल्कुल समरी है, और आजकल जैसे फ्लोरल, ज़ाहिर है समर है तो फ्लोरल प्रिंट्स का फैशन है, पेस्टल में यही सब अच्छे लगते हैं कि आप हर तरह के उसमें, बस आपकी स्टिचिंग अच्छी होनी चाहिए। हाँ अच्छा, यू नो दिस इज़ ऑल्सो वन बिग प्रॉब्लम कि अगर आपने ड्रेस अच्छा, आपके पास मतलब डिज़ाइन अच्छा है, कलर अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, लेकिन भाई अगर आपका जो कट है, यानी आपका जो ड्रेस है उसकी जो स्टिचिंग है वो अच्छी नहीं है ना, बस तो फिर आपने सोच लेना है कि फिर जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। क्योंकि ड्रेस हमेशा आप वही वेयर करें जिसकी स्टिचिंग अच्छी हो, जिसका कट जो है वो बहुत अच्छा हो। उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि जब आप पहनते हैं ना तो आप बड़े डिसेंट से लगते हैं, आपको लगता है नहीं भाई मैंने बहुत डिसेंट जो है वो चीज़ें वेयर की हुई हैं। और अभी जिस तरीके से हमने आपको ये कलेक्शन दिखाई है नौरीन की, दैट्स अमेजिंग, दैट्स परफेक्ट कलेक्शन। नौरीन ये बताएं कि अगर कोई आपसे बनवाता है कि मतलब ऑर्डर पे बनवाता है, भाई यू शुड सिट, अगर आपसे कोई बनवाता है ऑर्डर के ऊपर तो आप फिर जो है वो कितने दिन में बना के देती हैं इस तरह के ड्रेसेस? अगर जैसे ये प्लेन नॉर्मल है सूट्स, हाँ, तो वो 2 दिन में भी बन जाते हैं और 1 वीक में भी, 1 वीक में भी बन जाते हैं। किसी को अर्जेंट चाहिए तो 1 दिन में भी मैं करवा देती हूँ। अच्छा, तो ये आप ब्राइडल, पार्टी वेयर और ये सारी चीज़ें करती हैं या फिर आप ये कैजुअल? नहीं, मेरा तो एक्चुअली पार्टी वेयर और ब्राइडल पे सबसे ज़्यादा फोकस है, और ज़ाहिर समर्स हैं तो समर्स हैं तो ये लाइटर ड्रेसेस जो है वो बना लिए, हर तरह के ही करती हूँ मैं। सही, और वो खुद ही डिज़ाइन करती हूँ मैं ब्राइडल और पार्टी वेयर। अच्छा, तो अभी जो पार्टी वेयर है उसमें आजकल क्या है जो ये भी जैसे बारात, वलीमा और अच्छा अगर आप देखें ब्राइड के लिए, दुल्हन के लिए, तो उसके लिए तो फिर ज़ाहिर है फिर लाइट कलर, जैसे डे टाइम का इवेंट है तो लाइट कलर ही चल रहा है। निकाह हो गया, एंगेजमेंट हो गई या वलीमा है तो उसमें लाइट कलर ही अच्छे लगते हैं। उसमें लाइट कलर बिल्कुल। और बारात में तो ऑब्वियसली रेड, हाँ रेड तो नहीं, बहुत सारे लोग अभी कलर भी चेंज कर लेते हैं। अभी थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है तो कलर भी लोग चेंज कर रहे हैं। मेजेंटा कलर आजकल इन है, हाँ, मेजेंटा के साथ आपने कोई कंट्रास्ट कर लिया, मगर सारे एक सेम कलर के भी ड्रेसेस चल रहे हैं, खास तौर पे बारात में, मेहंदी वगैरह में कि थोड़े फंकी हों। और फिर होता है कि सारे जो अभी मेहंदी में क्या गरारा या शरारा या क्या है ना, लहंगा चोली, लहंगा चोली, हाँ। और लॉन्ग फ्रॉक भी, जैसे अच्छा लॉन्ग फ्रॉक के साथ। सही। अच्छा, लॉन्ग फ्रॉक जो है उसके साथ मतलब क्या किस तरीके से वेयर करना चाहिए, उसको दुपट्टा उसके साथ लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कर रहे होते हैं कि वो लॉन्ग फ्रॉक जो है वो बहुत हैवी होती है तो वो उसको गाउन की तरह वेयर कर रहे थे, लॉन्ग फ्रॉक ना कि खाली हमने फ्रॉक वेयर गाउन की तरह। तो हाँ, वो डिपेंड करता है कि अगर आपकी बहुत हैवी है तो आपने बिल्कुल लाइट वर्क का या बिल्कुल प्लेन दुपट्टा रख लिया, उसके फिर उसके साथ आप वही नेट दुपट्टा यूज कर सकते हैं, छोटा दुपट्टा यूज कर सकते हैं, कुछ भी सही, जैसे उसमें सिर्फ सीक्वेंस का वर्क हुआ। वो अगर ब्राइड है तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल ही प्लेन तो नहीं अच्छा लगेगा, उसके लिए होना चाहिए। सही। चले जी, बहुत शुक्रिया नौरीन अब्बास हमारे शो पे आई और आज हमने आपको इतने सारे जो है वो ड्रेसेस दिखाए। हमने आपको बताया कि जी आयरिश लॉन कौन सी है, हमने आपको बताया चिकनकारी में क्या काम चल रहा है, इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया कि लॉन के जो पेस्टल कलर्स हैं उसमें क्या कुछ है, और इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया कि अगर आप पार्टी वेयर भी इन ड्रेसेस को पहनना चाहें, जो कि ऐसे ड्रेसेस हैं जो सिल्क के ऊपर हैं, तो वो आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी श्योर। 2 दिन पहले ही मेरा एग्जीबिशन हुआ है, सैटरडे एंड संडे, तो मेरे पेज का विजिट ज़रूर करें, फैब्रिकोलॉजी बाय नौरीन अब्बास, तो उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी मेरी। चलिए जी, ठीक है, आपने ज़रूर नौरीन का जो पेज है उसका विजिट करना है और अपने सोशल साइट पर इसका फीडबैक ज़रूर देना है कि नौरीन की ड्रेसेस आपको कैसे लगे। अच्छा जी, शो का वक्त एंड अप हो गया है, आपने ख्याल रखना है अपना, इर्द गिर्द में अपने माहौल का, लोगों का ख्याल रखना है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सीरियल 10।